तो आज जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो है क्लाउड्स। ठीक है। कल हमने बहुत सारी चीजें की थी, टेम्परेचर, इंसोलेशन, है ना, इन्वर्जन। और आज करेंगे क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन, विंड्स, ये सिस्टम करेंगे आज। तो क्लाउड्स का कल मैंने वैसे थोड़ा बहुत बताया भी था आपको। क्लाउड्स आर द अनदर फॉर्म ऑफ कंडेंसेशन, दे कंसिस्ट ऑफ माइन्यूट ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर और पार्टिकल्स ऑफ आइस विच आर इन सस्पेंशन। भाई इतना याद रखना है क्लाउड्स क्या होते हैं। बस देखो डेफिनेशन मैं तुम्हें बताता हूँ हमेशा, लेकिन एक याद करवा देता हूँ। याद करना है क्या कि छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वाटर वेपर के या आइस के, ठीक है, दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर, दिस ये क्लाउड्स है। ठीक है, तो ये याद रखना है बस आपको। स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर या फिर पार्टिकल ऑफ आइस दैट आर इन सस्पेंशन, मतलब कि एयर के अंदर सस्पेंडेड है। तो क्लाउड्स कुछ नहीं है, छोटे छोटे आप कभी देखोगे ना, छोटे छोटे बिल्कुल पार्टिकल है, किसके, वाटर के या आइस के क्रिस्टल के, दैट आर सस्पेंडेड इन द एयर। अब ये है टाइप्स ऑफ क्लाउड्स देखने अलग अलग। ठीक है, तो अगर टाइप्स ऑफ क्लाउड्स की बात करें तो इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला हाई क्लाउड्स, फिर है मिडिल क्लाउड्स, और थर्ड है आपके लोअर, नीचे आएंगे ना, लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स, बस ये तीन याद रखने हैं। ठीक है, अब देखो जो हाई क्लाउड्स होते हैं उनमें भी आपको तीन याद रखने, सीरस, सीरोस्ट्रेटस और सीरोक्यूमुलस। ये अंदर का तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, बस ये टर्मिनोलॉजी देखो। ठीक है, सीरस होंगे सबसे ऊपर, सीरस। सीरोस्ट्रेटस, स्ट्रेटस में क्या होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है, और थर्ड है सीरोक्यूमुलस। क्यूमुलस में क्या होता है, गोल हो जाता है थोड़ा थोड़ा। भाई ये वर्ड्स याद रखने हैं। सीरस सबसे ऊपर, सीरस स्ट्रेटर में स्ट्रेट हो जाएगा शीट की तरह, और सीरोक्यूमुलस में थोड़े ग्लोबुलर हो जाएंगे, ग्लोबुलर। ये कीवर्ड देखो, पहले वाले में कीवर्ड है दीज आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल आइस क्रिस्टल वाइट फाइब्रस फेदर लाइक अपीयरेंस। तो सबसे ऊपर मान लो फेदर की तरह होता है बिल्कुल ना, वो रुए के टाइप, फेदर टाइप में। तो फेदर वाले होंगे सीरस सबसे ऊपर, ये देखो फेदर की तरह होंगे बिल्कुल, सीरस सबसे ऊपर। उसके नीचे आएंगे सीरो सिरस स्ट्रेटस, जो कैसे होंगे, शीट की तरह होंगे। तो अगले वाले में कीवर्ड आएगा दिस लुक लाइक द थिन व्हाइट ट्रांसपेरेंट शीट, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शीट की तरह दिखेंगे। तो कोई आपको क्लाउड दिख रहा है प्लेन में जा रहे हो जब भी, ठीक है, तो बिल्कुल फेदर की तरह दिख रहा है, जो वो होगा सिरस। जो शीट की तरह ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, सिरस स्ट्रेटस। ऊपर में हाई लेवल की बात कर रहा हूँ क्लाउड्स में, उसमें कोई थोड़ा थोड़ा गोल दिख रहा है, ठीक है ना, ग्लोबुलर, तो होगा सिरस क्यूमुलस। तो थर्ड आ गया सीरो क्यूमुलस। दे आर ऑल्सो कंपोज ऑफ आइस क्रिस्टल बट दे आर ग्लोबुलर इन अपीयरेंस फॉर्मिंग अ थिन क्लाउड। थोड़े थोड़े गोल गोल होंगे। हाई लेवल पे बात हो रही है तीनों क्लाउड्स की। आइस क्रिस्टल इसलिए क्योंकि ऊपर टेम्परेचर लो है, तो वाटर एप्लेट आइस की फॉर्म में जाता है। तो हाई में तीन आ गए, सीरस, सीरस स्ट्रेटस। सीरस में क्या बढ़ाएगा, फेदर लाइक, स्ट्रेटस में शीट लाइक, और उसमें ग्लोबुलर, सीरो क्यूमुलस, तीन हो गए। अब आओ बीच वाले क्लाउड। तो बीच वाले को याद रखना पड़ के इसके लिए एल्टो। एल्टो गाड़ी है बीच की गाड़ी, ठीक है, तो छोटी लेकिन एल्टो, जो बीच वाला है दैट इज एल्टो। तो जितने भी बीच वाले क्लाउड आएंगे वो आएंगे एल्टो। एल्टो स्टेटस अब आप समझ ही गए, स्टेट मतलब सीधा होगा, बस अब हाइट का फर्क हो गया। सीरस स्टेटस क्या होता है, ऊपर होता है, एल्टो स्टेटस बीच में होगा। तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ, अरेंज करवा सकता है कई बार कि नोट से हाइट के ऑर्डर में अरेंज करो। तो सबसे ऊपर वाले आएंगे सीरस, सीरस स्टेटस और सीरो क्यूमुलस, मतलब टॉप लेवल पे आ गए ऊपर वाली कैटेगरी में। बीच वाली कैटेगरी में जो आएंगे वो एल्टो के नाम से आएंगे। एल्टो स्ट्रेटस जो सीधे होंगे, ठीक है ना, और एल्टो क्यूमुलस जो थोड़े ग्लोबुलर होंगे, घूम रहे होंगे, बस यही है। तो देखो सीरस, सीरस सीरो क्यूमुलस, है ना, और सीरस स्ट्रेटस भी यही रहेंगे। फिर आप बीच वाले में आगे एल्टो, एल्टो स्ट्रेटस जो बिल्कुल स्टेट से है, और जो ग्लोबुलर है वो एल्टो क्यूमुलस। तो हमने दो लेवल के कर लिए। अब थर्ड पे करेंगे लो लेवल वाले जो होते हैं, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी आएगी जो वर्टिकल एक्सटेंट में जाते हैं, लंबे लंबे जो होते हैं, ठीक है ना। अब लो लेवल में क्या आएंगे आपके, स्ट्रेटस, क्यूमुला, देखो नीचे स्टेटस आएंगे। तो लो लेवल में आ रहे हैं आपके स्ट्रेटोक्यूमुलस और निम्बो स्टेटस, दो याद रखने हैं। अगला कीवर्ड है आपका निम्बो, ठीक है। निम्बो का मतलब होता है बारिश। तो जब भी कोई क्लाउड के पीछे निम्बो आ जाए तो मतलब बारिश वाला क्लाउड है, ठीक है ना। स्ट्रेटोक्यूमुलस कैसा होगा, पहली बात तो हाइट में नीचे होगा और स्ट्रेट होगा थोड़ा, ठीक है। स्ट्रेटोक्यूमुलस लार्ज ग्लोबुलर मासेस, क्योंकि क्यूमुलस भी आ गया तो ग्लोबुलर भी होगा, लार्ज ग्लोबुलर मासेस, सॉफ्ट ग्रे इन अपीयरेंस। और नेक्स्ट है आपका निम्बो स्ट्रेटस, डार्क ग्रे एंड रेन बियरिंग, डेंस एंड शेपलेस, ऑफन गिव कंटिन्यूअस रेन। क्योंकि यहाँ पे क्या है, निम्बो वर्ड आ गया तो ये लगातार रेन देते हैं। वहां पे कई बार दे देगा एक पैराग्राफ, विच ऑफ द अबाव पैराग्राफ डिस्क्राइब विच टाइप ऑफ क्लाउड। तो अगर वहां पे आ जाए कंटिन्यूअस जो रेन दे रहा है, ठीक है, वो तो वो है निम्बो स्टेटस। हालांकि एक और आएगा बाद में, क्लोमोनिम्बस, वो तो और भी खतरनाक रेन करता है, आप देखेंगे हम, ठीक है। लेकिन बस निम्बो वर्ड याद रखना है, तो रेन से एसोसिएटेड क्लाउड है निम्बो स्टेटस, ठीक है। और एक थर्ड क्लाउड हो रहा है, इसमें तीन कैटेगरी थी, स्टेटस, लो ग्रे लेयर्ड एंड ऑलमोस्ट फॉग लाइक अपीयरेंस, ब्रिंग डल वेदर एंड ऑफन अकम्पेड बाय ड्रिजल। तो जो ड्रिजलिंग से एसोसिएट होता है वो कौन सा क्लाउड होता है, स्टेटस।
जो है कंटिन्यूअस रेनफॉल से होता है वो होता है आपका निम्बोस्ट्रेटस, ऐसे याद रखना कीवर्ड ये। और ये एक और जिसमें था फॉग लाइक अपीयरेंस देता है, एक डल वेदर देगा, वो भी होगा आपका स्ट्रेटस क्लाउड। तो अगेन ये पैराग्राफ वहां प्रॉपर्टीज लिखी होती हैं, तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना आएगा। तो पहले करोगे सीरस, सीरो स्टेटस, सीरो क्यूमुलस, खत्म। फिर एल्टो स्टेटस, एल्टो क्यूमुलस। अब नीचे वालों में तीन आ जाओ, स्टेटस, क्यूमुलस, स्ट्रेटो क्यूमुलस। स्ट्रेटो क्यूमुलस में क्या होएगा आपका, लार्ज ग्लोबुलर मास होएगा, ठीक है। स्ट्रेटो क्यूमुलस ये देखो ये है, लार्ज ग्लोबुलर मास, बहुत बड़ा क्लाउड है और ग्लोबुलर मास है। फिर आएगा आपका स्टेटस और फिर आएगा आपका निम्बो स्टेटस, ठीक है। स्टेटस थोड़ा डल वेदर लेके आएगा, ड्रिजलिंग लेके आएगा। निम्बो स्टेटस बारिश, लगातार बारिश, ऐसे याद करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके तीन हाई लेवल के मतलब कि क्लाउड जो हाइट के अकॉर्डिंग कर दिया हमने रेंज। अब आते हैं क्लाउड्स ऑफ वर्टिकल एक्सटेंट, जो हाइट में बहुत लंबे हैं, ठीक है। नीचे से स्टार्ट होंगे ऊपर तक जाएंगे, हाइट में काफी लंबे हो। ये देखो ऐसे, गौरव कैसी एंट्री की तूने यार, बंद ही हो गया। क्यूमुलस, ठीक है। अपन देख रहे थे क्लाउड्स ऑफ वर्टिकल एक्सटेंट, ये दिखा रहा था मैं आपको, देखो कैसे ग्राउंड नीचे से स्टार्ट हो रहा है ऊपर तक जा रहा है, क्लूमो निम्बस, ठीक है। तो फोर्थ कैटेगरी जो आ रही है वो आ रही है आपकी क्लाउड्स ऑफ ग्रेट वर्टिकल एक्सटेंट। क्यूमुलस राउंड टॉप्ड एंड फ्लैट बेस फॉर्मिंग अ व्हाइटिश ग्रे ग्लोबुलर मास, दे आर पैचेस ऑफ ब्लू स्काई बिटवीन द क्लाउड्स। तो सिंपल क्यूमुलस, तो ठीक है, ये क्यूमुलस आपका नीचे से फ्लैट है ऊपर ग्लोबुलर है। और दूसरी जो ये भी हाइट काफी जाती है पर इतनी नहीं जाती, क्लूमो निम्बस की काफी ज्यादा जाती है। जो लास्ट है आपका वो है क्लूम्बो निम्बस, ऊपर है बस ये रहा। स्पेशल टाइप ऑफ cumulus clouds of great vertical extent, white or black globular masses, summits rise like tower and mountain often indicate the convection rain, lightning and thunder। तो इसके अंदर कन्वेक्शन रेन होती है, कन्वेक्टिंग जो आप पढ़ाऊंगा तीन टाइप ऑफ रेनफॉल। तो कौन सी रेनफॉल होगी इसके अंदर, कन्वेक्शन रेनफॉल होती है क्लूमो निम्बस क्लाउड के अंदर। और लाइटनिंग होती है, थंडर होती है, बहुत तेज बारिश होती है, ठीक है ना। ये अच्छा पॉइंट है, पूछ लेगा कि जो क्यूमुलस क्लाउड है उसमें कौन सी टाइप ऑफ रेनफॉल होती है, ओरोग्राफिक, फ्रंटल या फिर आपकी कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन रेनफॉल होती है, ठीक है ना। तीनों टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़ेंगे। एक चीज आप देखो, पढ़ते पढ़ते हम चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ऊपर आप देखो, पहला था यहाँ पे, आप देखो ना हाई क्लाउड्स में, यहाँ पे मोस्टली किसके थे, आइस के क्रिस्टल थे। नीचे आ जाएंगे वाटर ड्रॉपलेट्स, टेम्परेचर क्योंकि नीचे ज्यादा रहता है ना, ऊपर हाइट के टेम्परेचर कम होता है। दूसरा आप यहाँ देखो, यहाँ पे ऑलमोस्ट व्हाइट अपीयरेंस आ रही है, नीचे आते आते थोड़ी ग्रे अपीयरेंस हो जाती है। ये चेंजेस हो रहे हैं हाइट के साथ, है ना। नीचे वाले क्लाउड्स में आपने देखा होगा, क्योंकि हम सब चीजें याद नहीं रख सकते, हमें थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। देखो ग्रे इन अपीयरेंस, तो नीचे आते थोड़ा ट्रेंड देख लो, उस तरीके से आप वहां पे आइडेंटिफाई कर पाओगे चीजें खासकर, ठीक है। इन आर यू देयर, चलो क्लाउड्स ऑन द, हाँ ठीक। अब इफेक्ट्स देखते हैं क्लाउड्स का क्या होता है क्लाइमेट के ऊपर। द इंटरेक्शन ऑफ क्लाउड्स विद द सोलर रेडिएशन डिपेंड ऑन देयर हाइट, थिकनेस एंड कंपोजिशन। हाई क्लाउड्स आर यूजुअली, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, ठीक है ना, क्लाउड्स के रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्शन के ऊपर। तो उसीलिए पूछ रहा हूँ क्लाइमेट का इंपैक्ट क्या पड़ेगा क्लाउड्स के ऊपर, वो देखेंगे अपन, ठीक है। हाई क्लाउड्स, बस ये थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है, उनको याद कर लोगे तो बात बन जाएगी। हाई क्लाउड्स यूजुअली क्या होते हैं, थिन होते हैं। हमने देखे ना हाई क्लाउड्स कैसे होंगे, पतले पतले होंगे बिल्कुल। ये देखो हाई क्लाउड्स कैसे होते हैं, थिन होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, वो जो आपकी रेज होती है उसको अलाउ करते हैं पास करने के लिए, ठीक है। और जो नीचे वाले क्लाउड्स हैं वो थोड़े क्या है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जो सनरेज आती है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखो। ऊपर वाले क्लाउड क्या है, थिन है, ठीक है। हालांकि ये फिर भी बता रहे हैं कि कई बार वेरी करता है उसका कंपोजिशन और कई चीजें होती है, लेकिन इन जनरल अगर बात करें, जो हायर क्लाउड्स होते हैं दे आर थिन एंड दे अलाउ द रेडिएशन टू पास, ठीक है। और जो नीचे वाले क्लाउड होते हैं दे आर थिक सो दे रिफ्लेक्ट द सन्स रेडिएशन। इसी के ऊपर क्वेश्चन आया था 2022 में था शायद, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है कि इंपैक्ट क्या पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर क्लाउड्स का। तो अगर बात करें इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स ऑन क्लाइमेट, द इंटरेक्शन ऑफ क्लाउड डिफरेंट। हाई क्लाउड्स आर यूजुअली थिन एंड दे कंपोज्ड ऑफ आइस क्रिस्टल्स, ठीक है। दे आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो क्या होते हैं, दे आर ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बट कैन कैप्चर
some of the infrared radiation emitted by the earth. This trapping effect can warm the earth. तो मैंने कल आपको दो चीजें बताई थी, ये क्या बताना चाह रहा है, जो ऊपर वाले क्लाउड है ना, दे आर थिन हाई क्लाउड्स, तो इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन है उसको लिए तो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, और इनकमिंग सोलर रेडिएशन कैसे आती है, शॉर्ट वेव्स के अंदर, और जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है जो अर्थ से जा रही है उसको ये ट्रैप करते हैं, इसलिए क्या करते हैं, वार्मिंग इफेक्ट देते हैं। ये बात कर रहे हैं हम हाई क्लाउड्स की, ठीक है। सेकेंड है लो क्लाउड्स। लो क्लाउड्स क्या होते हैं, थोड़े थिक होते हैं, तो जो लो वाले क्लाउड, जो नीचे वाले क्लाउड होंगे आपके क्या होंगे, थिक होंगे, एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, दे रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन, तो जो इंसोलेशन है उसको क्या करते हैं, ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बेटर, सो दे टेंड टू कूल द सोइल, तो ये क्या करते हैं, कूलिंग इफेक्ट देते हैं, और ये क्या करते हैं, वार्मिंग इफेक्ट देते हैं। ये बेसिक चीजें हैं, करनी पड़ेंगी आपको, समझो बात, क्वेश्चन आ रखा है इसके ऊपर, कॉन्सेप्ट है ऐसे, ठीक है। ऊपर दिख रहा है मैंने पतली लाइन बनाई है हाई क्लाउड्स के लिए, तो दे आर ट्रांसपेरेंट टू इनकमिंग रेडिएशन, ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इंसोलेशन बढ़ाएंगे तो क्या करेंगे, वार्मिंग इफेक्ट देंगे। दूसरा क्या है, ये क्या है, थिक क्लाउड है, तो ये क्या करेंगे, इनकमिंग रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देंगे, इसलिए क्या करेंगे, कूलिंग इफेक्ट देंगे। इंसोलेशन पता है ना क्या होता है, हिमांशी इंसोलेशन पता है ना, बस ठीक है, चलो। then which further cools, so they tend to low clouds also emit more long wave radiations than the high cloud which can further cool the earth, तो ये क्या करते हैं, लॉन्ग वेव जो रेडिएशन है उसको भी एमिट करते हैं, तो इसलिए मोर और द एक क्रक्स क्या निकल के आ रहा है, हाई क्लाउड देते हैं वार्मिंग इफेक्ट और लो क्लाउड देते हैं कूलिंग इफेक्ट, ये याद रखना है। The overall effect of the cloud on climate is complex and depend on several factors। देखो मैंने भी बताया काफी फैक्टर होते हैं, कई बार कंपोजिशन होता है और चीज होती है, लेकिन एक जनरल बात करें तो मैंने आपको बता दिया। इन जनरल हाउएवर हाई क्लाउड्स हैव अ वार्मिंग इफेक्ट व्हाइल द लो क्लाउड्स हैव अ कूलिंग इफेक्ट। ये जो इतना सिंप्लीफिकेशन होता है ये ऐसे नहीं होता है, बहुत ज्यादा मेरे को स्टडी करनी पड़ती है, चीजें समझनी पड़ती है, तब एक कॉम्प्लेक्स क्रक्स निकलता है। क्योंकि उस टाइम जब क्वेश्चन आया था तो अधिकतर समझ लो 9 बच्चों को गलती हुआ था क्वेश्चन, क्योंकि उस टाइम समझ नहीं आती चीजें, पढ़ते हैं हम, रिसर्च करते हैं, उसके बाद समझ आता है अच्छा ऐसे था ऐसे था, तो वो मैं आपको सिंप्लीफाइड करके दे रहा हूँ, उसको समझो ढंग से, ठीक है। ये डायग्राम हो गया उसका, आप देख रहे होगे इसमें कि लो वाले क्लाउड्स क्या है, ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये जो लॉन्ग वेव रेडिएशन है इसको भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मन पास करने दे रहा है, इसको जाने पास करने दे रहा है और इसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, और जो ऊपर वाला क्लाउड है वो इनकमिंग रेडिएशन को आने दे रहा है, ठीक है ना, और इसको ब्लॉक कर रहा है, देखो, तो ये क्या करेगा, वार्मिंग इफेक्ट देगा, ये कूलिंग इफेक्ट देगा। दोबारा समझो, ये क्या थी, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, इसके लिए क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंट है, तो इसको आने दिया इसने, किसने, हाई क्लाउड्स ने, तो क्या हुआ, यहाँ पे इंसोलेशन बढ़ गया, ठीक है, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है अर्थ से उसको इसने ब्लॉक किया, बस थोड़ी सी बाहर गई है, तो ये क्या करेगा, वार्मिंग इफेक्ट देगा। जो लो क्लाउड है वो क्या कर रहा है, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन उसको तो रिफ्लेक्ट कर दिया, थोड़ी सी आई है, पतली है ना, इसकी थिकनेस देखो पतली होगी ना, तो थोड़ा सा आने दिया, तो यानी कि क्या करेगा, कूलिंग इफेक्ट देगा, ज्यादा सनलाइट को आने नहीं देगा, और जो लॉन्ग वेव रेडिएशन जा रही है उसको भी पास कर दिया, तो उसको ट्रैप भी नहीं कर रहा है, तो जाने दे रहा है। ये चीजें हैं इनके प्रॉपर, तो लो क्लाउड्स का देगा आपका कूलिंग इफेक्ट, हाई क्लाउड देगा वार्मिंग इफेक्ट। नेक्स्ट इज द प्रेसिपिटेशन। चलो प्रेसिपिटेशन की अगर बात करें तो लोग हम क्या करते हैं, मोस्टली रेनफॉल को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर अदर फॉर्म्स ऑफ रेनफॉल आते हैं, ठीक है ना, मतलब रेनफॉल हो गया, ड्रिजलिंग हो गया, अदर, चाहे वो पानी गिरे चाहे आइस गिरे, वो सब प्रेसिपिटेशन का पार्ट है। तो प्रेसिपिटेशन इज एनी फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड, दोनों, वाटर पार्टिकल्स दैट फॉल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड रीचेस द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये है प्रेसिपिटेशन। तो बस हमें बस ये याद रखना है, प्रेसिपिटेशन बड़ी टर्म है और रेनफॉल उसका एक पार्ट है। चाहे सॉलिड आए तो स्नोफॉल हो जाएगा, लिक्विड आएगा तो आपकी ड्रिजलिंग भी हो सकती है, रेनफॉल भी हो सकती है, अलग अलग कैटेगरी है, सब समझाऊंगा। रेन पता है आपको, रेनफॉल हो गया, ड्रिजलिंग हो गया, स्नो हो गया, स्नोफॉल हो गया, स्लीट क्या होता है, हेल क्या होता है, ये सारे देखते हैं हम। ये डायग्राम काफी हेल्प कर देगा आपको समझने में। देखो कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लो फिर, क्योंकि हमें अच्छी बात क्या, हमें ये चीजें याद नहीं करनी है, बस समझना है। एग्जाम में अगर समझ में आ गया ना, अब तुम्हें समझ में आ गया हाई क्लाउड्स क्या करेंगे, वार्मिंग इफेक्ट देंगे, लो क्लाउड्स देंगे कूलिंग इफेक्ट, भाई इतना समझ लिया ना तुमने, तो आसपास करके कराओगे जुगाड़, वो नहीं करना कि उसमें क्या कंपोजिशन है क्या है क्या, फिर तो पागल हो जाओगे, ठीक है ना, पागल ही होना है, पेपर पास होना है, करना है, ठीक है ना। चलो अब देखो ये बहुत सिंपल सा डायग्राम है, ऐसे एटमोस्फेयर की कंडीशन जहां पे वार्म एयर है और ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्या हो रही है, वार्म एयर कम हो रही है और यहाँ पे पूरी ठंडी एयर है,
है ना, ये एटमॉस्फेरिक कंडीशन बता रहा हूँ। तो जहां पे वार्म एयर होगी वहां पे क्या होगा, ड्रॉपलेट्स होंगे तो रेनफॉल होगा। जहां पे वार्म एयर नहीं होगी, कूल एयर होगी पूरी, वहां पे क्या होगा, स्नोफॉल होगा। बस यही दिखाना चाह रहा है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे पूरी वार्म एयर ज्यादा है ना, तो यहाँ पे रेनफॉल होगा, ठीक है। फिर थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, यहाँ पे वार्म एयर कम हो रही है, तो फिर क्या होगी, फ्रीजिंग रेन होगी, ठीक है, थोड़ा जम जाएगी। फिर और थोड़ी वार्म एयर कम हो रही है, कोल्ड एयर बढ़ रही है, फिर स्लीट होगी। और फाइनली जब टोटल वार्म एयर कम हो गई है, पूरी कूल एयर है, तो होगी स्नोफॉल। तो ये डिग्री बढ़ रही है, ये देखो बस। कई बार अरेंज करना, हाई लेवल पूछ सकता है, अरेंज करो इन सबको को, ये ना वार्मर से उसकी तरफ। तो सबसे पहले होती है रेनफॉल, फिर थोड़ी कूलिंग कंडीशन होती है फ्रीजिंग रेन, फिर स्लीट, और फिर स्नोफॉल। यहाँ तो आप कर लोगे रेन, उसमें कंफ्यूज होता है स्लीट और स्नो में, स्नोफॉल लास्ट में आएगी। रेन फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स एंड रीचेस द ग्राउंड एज द रेन, क्योंकि ऊपर तो सब ठंडा ही है, तो ऊपर से सब स्नोफॉल की फॉर्म में आ रहा है, ठंडा ही आ रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे सरफेस पे आ रहा है वो, तो जहां पे वार्म एयर है वहां पे रेनफॉल हो जाती है, ठीक है। फिर कूल एयर में, फ्रीजिंग रेन में क्या होता है, बीच में वार्म एयर आई, बाद में फिर सरफेस के और थोड़ी कूलिंग कंडीशन हुई कहीं पे, तो वो रेन कैसे हो रही है, फ्रीज की फॉर्म में रेन आ रही है, फ्रीजिंग रेन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, फ्रोजन प्रेसिपिटेशन मेल्ट्स इन द शैलो वार्म एयर देन रीफ्रीजेज इनटू स्लीट्स बिफोर रीचिंग द सरफेस। तो यहाँ पे थोड़ी देर तो मेल्ट हुई, वापस ठंडी एयर आ गई, तो क्या हुआ, आपकी जम गई वापस, है ना। तो यहाँ पे थोड़े मिक्स होती है, थोड़ा हल्की बारिश भी होगी और स्नोफॉल भी होगी, और एक कंप्लीट यहाँ पे स्नोफॉल होगी, जहाँ पे क्या है, स्नोफॉल्स थ्रू द कोल्ड एयर एंड रीचेस द सरफेस, क्योंकि यहाँ पे पूरी क्या है, कोल्ड एयर है। बस इतना समझना था, वार्म एयर से हम कोल्ड एयर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कैसे प्रेसिपिटेशन का पैटर्न चेंज होता है, सबसे पहले अगर वार्म एयर में है तो रेनफॉल, फिर फ्रीजिंग रेन, फिर स्लीट, और फिर स्नोफॉल, ठीक है। ड्रिजलिंग जो है वो रेनफॉल का ही पार्ट है, बहुत लाइट रेन होती है, जब बिल्कुल लाइट रेन, बहुत पतली पतली, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिजलिंग, ड्रिजल, ठीक है। चलो, ये अगेन वो टाइप ऑफ रेन है, मैंने बता रखे है ना कैसे कैसे ड्रॉपलेट्स होंगे। ड्रिजल इट कंसिस्ट ऑफ लाइट वाटर प्रेसिपिटेशन वेयर लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्मॉलर देन दोस ऑफ द रेन। मैंने बताया बिल्कुल छोटी रेनफॉल होगी, उसको ड्रिजलिंग बोलेंगे। उसी को मैंने कंटेंट की फॉर्म में आपको दे दिया है, ठीक है। तरीका यही है, मैं आपको समझा दूंगा चीजें, कंटेंट आप पढ़ लोगे, पीडीएफ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप पढ़ लोगे, समझ में आए मेरे को पूछ लेना। बात है कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अब जो क्लाउड्स का था पूरा, ऐसे मैं आज को वो कराऊंगा डिफरेंट जो प्लेनेटरी विंड्स है या प्रेशर सिस्टम है बेल्ट्स का, तो बस मैं आपको आइडिया समझा दूंगा कैसे होगा, पढ़ तो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें उतना वहां पे एक्सप्लेन भी नहीं करना है, हमें तो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए बस। क्योंकि मेंस के अंदर भी ऐसा नहीं आता क्वेश्चन कि आप जनरल सर्कुलेशन समझाओ, पूरा मैकेनिज्म समझाओ, उसका नहीं, वो इम्पैक्ट पूछता है उस चीज का, लोकल या इंडिया के ऊपर या वर्ल्ड लेवल पे कुछ इवेंट हुई तो आपको एप्लीकेशन जाना बहुत जरूरी है, यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए भी, दोनों तरफ, ठीक है। हेल का देख लेता हूँ, हेल नहीं बताया था मैंने आपको, स्नो बता दिया, स्लीट बता दिया, सब बता दिया, ठीक है ना। हेल फॉर्मेशन कैसे बनती है देखो, मतलब क्लाउड्स के अंदर क्या होएगा, जैसे कि ये पहले क्या होगा, अपड्राफ्ट होएगा, ऊपर जाएगी, ठीक है। तो उसमें जब 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 एयर ऊपर जाती है, अपड्राफ्ट होता है, तो क्या होता है आपका कंडेंसेशन होएगा, ड्रॉपलेट्स हैवी होएगी, ठीक है। फिर नीचे आएगी, फिर क्या होगा, लाइट होएगी। तो ऐसे बार बार जब सर्कल हो जाते हैं ना बहुत, तो बहुत हैवी हो जाता है स्नोबॉल, और वो एकदम से गिरता है हेल फॉर्म की फॉर्म में, हेल स्टोन की फॉर्म में। तो स्नोफॉल में तो क्या होती है, जो साइज होता है छोटा होता है, हेल स्टोन में बहुत बड़े हो जाते हैं, ओले गिरते हैं ना, वो ऐसे होता है, बहुत बार कंटिन्यूसली कई बार अप ड्राफ्ट और डाउन ड्राफ्ट होता है, तब जाके इतना हैवी होता है वो स्नोबॉल, और फिर वो गिर जाता है। अब देखो, precipitation in the form of hard round pellets, strong ascending currents take the water vapor to a great heights where it condenses and precipitates as snow। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग अपवर्ड करंट होगा वो उसको ले जाएगा, और कंडेंसेशन होगी, यहाँ पे क्या बना देगा आपका, स्नो। एज इट कम्स डाउन इट मेल्ट्स बट स्ट्रॉन्ग करंट पुशेस देम अगेन इंक्रीजिंग द साइज। तो जैसे ही नीचे आए मेल्ट होता है, फिर वापस स्ट्रॉन्ग करंट इसको ऊपर जाता है, तो बार बार जो रिपीटेशन होती है, बार बार वो ऊपर जा रहा है, फिर ठंडा हो रहा है, बार बार, तो उससे क्या होता है, साइज बहुत बड़ा जाता है। और जब उसको एयर होल्ड नहीं कर पाती तो नीचे आता है इन द फॉर्म ऑफ हेलस्टॉर्म, ठीक है। Thus the size keeps on increasing until it's become very hard and big। तो ये होता है आपका हेल फॉर्मेशन। ये देख लो, देखो, वार्म अपड्राफ्ट वाटर ड्रॉपलेट्स आर सक्ड इनटू द अपड्राफ्ट, हेल्स बिगिन टू फॉर्म, ठीक है। हेल्स टू हैवी फॉर द अपड्राफ्ट टू होल्ड बिगिंस टू फॉल ऑन द ग्राउंड। ये सर्कुलेशन बार बार होएगा, हेल बिगिंस टू मेल्ट बट नॉट कंप्लीटली बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेशन बार बार हो जाता है। अलग अलग कंडीशन है क्लाइमेट में, यही होता है ना, कभी क्या हो रहा है, किसी जगह पे क्या हो रहा है, बस हमें पता होना चाहिए भाई यहाँ पे ये चीज होती है, यहाँ पे जो होती है, इसके लिए कंडीशन है, हम उसको कवर नहीं कर सकते नाम से, क्योंकि क्लाइमेट में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, ना हमें सारे फैक्टर पता होते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि सर
लाइटनिंग होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। एक वो पता होना चाहिए, क्रक्स पता होना चाहिए बस। अच्छा हेलस्टॉर्म हो रहा है तो बार बार ड्राफ्ट डाउन ड्राफ्ट हो रहा होगा, स्ट्रॉन्ग करंट ऊपर ले जाना होगा, बहुत हैवी हो जाएगा है ना, स्नोबॉल मतलब ऐसे एक तरीके से मान के चलो। इस तरीके से कुछ हो रहा होगा, जैसे मान लो एक छोटा सा बना, ठीक है, या ड्रॉपलेट है, वो ऊपर गया और टेम्परेचर लो हो रहा था, वो उसने स्नो बना का पार्ट लिया, नीचे आया पतला हुआ, फिर वापस गया और मोटा हुआ, फिर नीचे गया, कई ड्राफ्ट चक्कर हो गए तो बहुत हैवी हो गया वो उसके चारों तरफ। और जब बहुत हैवी हो जाएगा, एयर होल्ड नहीं कर पाएगी, तो नीचे आएगा हेल स्टोन की फॉर्म में, हेल। अब आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेनफॉल्स ऑन द बेसिस ऑफ। पहले हमने क्या किया था, प्रेसिपिटेशन, तो डिफरेंट प्रेसिपिटेशन कर लिया था। सबसे पहले क्या था, इधर वार्मर से अगर कोल्ड की तरफ जा रहे हैं तो पहले था रेनफॉल, फिर क्या था, फ्रीजिंग वाला था, फ्रीजिंग रेनफॉल, ठीक है, उसके बाद था स्लीट, और फिर अब क्या था, स्नोफॉल, और लास्ट में मैंने एक बताया था आपको हेलस्टॉर्म और ड्रिजलिंग। तो 6 टाइप आपको होगी प्रेसिपिटेशन की, क्लियर। अब रेनफॉल की बात करते हैं, तो रेनफॉल की कितनी टाइप है, 3 टाइप। तो पहला क्या है, कन्वेक्शनल। कल आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया, आप समझ जाओगे, आप कहीं ना कहीं क्या होगा, एयर राइज कर रही होगी, है ना, डिफरेंस होगा टेम्परेचर का, वार्म होके एयर राइज कर रही होगी। जैसे एयर ऊपर जाएगी, जब वार्म एयर राइज करती है ऊपर जाती है तो क्या होता है, ठंडी होती है एयर, ठीक है ना, और ठंडी होगी तो क्या होगी, कंडेंस होगी, कंडेंस होगी तो क्या करेगी, आपकी बारिश कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसी जो रेनफॉल होती है, जब गर्म एरिया में एयर राइज करती है, ऊपर जाके ठंडी होती है, और वो कंडेंस होकर रेनफॉल करती है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन रेनफॉल। अब ऐसी जगह पे जहां पे पहाड़ होगा कोई, ठीक है, उसके साथ सारे अगर एयर चढ़ रही होगी ऊपर, ठीक है ना, इफ द एयर इज लाइक राइजिंग अलोंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, तो उसको कैसे बोल देंगे हम, ओरोग्राफिक रेनफॉल। जैसे मान लो एंडीज है, रॉकीज है, ठीक है, अगर वहां पे कोई विंड जा रही है, ठीक है, और उसके स्लोप पे चढ़ते, स्लोप पे ऊपर जाएगी, अगेन हाइट बढ़ रही है, तो एयर कंडेंस तो करेगी क्योंकि टेम्परेचर लो हो रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रही है ना, कल सारे करवाए थे मैंने, ऊपर जाके टेम्परेचर लो होता है, पता होगा ना, नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हाइट जा रही है ऊपर, तो टेम्परेचर कम हो रहा है, अगेन द एयर इज कंडेंसिंग एंड लीडिंग टू द रेनफॉल, क्योंकि माउंटेन स्लोप के थ्रू हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ओरोग्राफिक। ओरोग्राफी है ना, माउंटेन से रिलेटेड वर्ड है ओरोग्राफिक। थर्ड आपका क्या होता है, फ्रंटल। फ्रंट में क्या होता है, कल समझाया था, फ्रंट जब भी वार्म एयर फ्रंट और कोल्ड एयर एयर मास मिलते हैं, तो आपस में एक फ्रंट बनाते हैं, वार्म फ्रंट कोल्ड फ्रंट। तो जब फ्रंट के अलोंग रेनफॉल होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम फ्रंटल रेनफॉल। तीनों देखेंगे अभी। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ occurrence द रेनफॉल इज क्लासिफाइड इन 3 कैटेगरीज, ठीक है। इसमें ये बता रखा, तो अपवर्ड एयर होगी, मूव करेगी ऊपर, कंडेंस होगी, है ना, देन सैचुरेट हो जाएगी, और फाइनली आपका मॉइस्चर आ जाएगा। दिस इज अ कन्वेक्शन रेनफॉल। ये देखो, वार्म मॉइस्ट एयर क्या करेगी, राइज करेगी, ठीक है, और उसके क्या होगा, कूल होके इट कंडेंस एंड फॉर्म्स द क्लाउड, और यहां से आपकी प्रेसिपिटेशन होगी। दिस इज द योर कन्वेक्शन रेनफॉल। अब इस जो कन्वेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा, स्टेट पीसी में ज्यादा आ सकता है, यूपीएससी तो नहीं पूछती, पहले पूछती थी। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज प्री मॉनसून रेनफॉल। तो कन्वेक्शन रेनफॉल को क्या बोलते हैं, प्री मॉनसून रेनफॉल। और अलग अलग जगह पे इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे मैंगो शावर बोलते हैं केरला और कोस्टल कर्नाटका में, ठीक है, दे आर नोन एज मैंगो शावर एज दे हेल्प इन अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोज। मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, ठीक है, चेरी ब्लॉसम या ब्लॉसम शावर बोलते हैं इसको, हाँ, विद दिस shower coffee flower blossom in Kerala and nearby areas. And Kal Baisakhi, West Bengal की side. These are dreaded evening thunderstorms in Bengal and Assam. These showers are useful for the tea, jute and rice cultivation. मेंस में लिख सकते हो कि हाँ भाई काल बैसाखी, कई बार आता है ना, टी के लिए कल्टीवेशन चाहिए, जूट से रिलेटेड आता है, तो काल बैसाखी हेल्प करती है टी, जूट और राइस कल्टीवेशन में। ब्लॉसम शावर हेल्प करते हैं आपके टी कल्टीवेशन, कॉफी कल्टीवेशन इन केरला। मैंगो शावर हेल्प करते हैं आपके कहाँ पे, मैंगो की राइपनिंग में, केरला और कर्नाटका कोस्ट पे। मैंगो शावर, ब्लॉसम शावर और काल बैसाखी, कन्वेक्शन टाइप ऑफ रेनफॉल, प्री मानसून रेनफॉल बोलते हैं, कीवर्ड याद रखना बस। सेकंड टाइप ऑफ ओरोग्राफ रेनफॉल है ओरोग्राफी। ये देखो आप समझ जाओगे, मैंने क्या कहा था, जब भी एयर अलोंग द माउंटेन स्लोप अगर राइज कर रही है, तो जैसे जैसे एयर ऊपर जाएगी तो इट स्टार्ट्स कूलिंग, है ना, और कंडेंस होकर रेनफॉल होगी। उस रेनफॉल को क्या बोलेंगे हम, ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब इसमें होता क्या है, जो जहां पे माउंटेन पे, ये देखो एयर यहाँ पे राइज कर रही है, ठीक है, एयर यहाँ पे राइज कर रही है, तो ठंडी हो रही है, तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, बारिश कर दिया, बारिश कर दी, ठीक है। फिर एयर तो जाएगी यहाँ पे, वापस नीचे जाएगी, ठीक है ना। तो जिस यहाँ पे बारिश होगी है, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, विंडवर्ड साइड, क्योंकि विंड यहाँ, ठीक है,
और जहाँ पे बारिश नहीं है, यहाँ पे क्या है, रेन शेडो है, रेन शेडो है, उसको बोलते हैं हम लीवर्ड साइड। तो ऐसे हमारे जो वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जब मानसून आता है तो बारिश हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे तो काफी बारिश रहती है, और जब वेस्टर्न घाट से जब मानसून इधर जाते हैं विंड्स, ठीक है, तो या तो यहाँ पे कौन सी होती है, ड्राई एरिया होता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ड्राई लैंड है। तो इधर वाली जो लैंड है जो ड्राई है उसको बोलते हैं लीवर्ड साइड, ठीक है, और जो फ्रंट वाली साइड है उसको बोलेंगे विंडवर्ड साइड। तो विंडवर्ड साइड में बारिश होती है, लीवर्ड साइड में क्या रहता है, ड्राई एरिया, या फिर इसको रेन शेडो एरिया भी बोलते हैं। तो ये क्या है, ड्राई रहता है लीवर्ड साइड। अब देखो यही कहेगा कि भाई रिलीफ होता है, रेनफॉल अकर्स वेरी फ्रीक्वेंटली नियर द माउंटेन बिसाइड्स द सी। तो सी के पास जहाँ पे माउंटेन होते हैं वहां पे क्या होता है, एयर राइज करती है और बारिश करती है। द माउंटेन लेडन एयर इज फोर्स टू राइज ऑन एनकाउंटरिंग अ माउंटेन एज, एज इट राइजेस अपवर्ड्स इट कूल्ड एंड क्लाउड इज फॉर्म। तो जैसे जो ऊपर जाएगी कूल होगी, बस ये प्रोसेस याद रखना है, जैसे जगह एयर ऊपर जाती है कूल होती है, क्लाउड बनाती है और फिर बारिश कर देती है, बस ये प्रोसेस है। The cloud becomes saturated with water vapor and it begins to precipitate on the side of the mountain facing the sea known as windward side, और जो अदर साइड है उसको लीवर्ड साइड बोलते हैं। दिस में क्योंकि बारिश सारी विंडवर्ड साइड होगी है तो अदर साइड क्या होती है, ड्राई, बस, ठीक है। थर्ड टाइप ऑफ रेनफॉल है उसको बोलते हैं फ्रंटल रेनफॉल। तो जब भी वार्म फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिलते हैं, आगे जब टेम्परेट साइक्लोन करेंगे तब देखेंगे, बाकी होता यही है इसके अंदर। फ्रंटल रेनफॉल अकर व्हेन द वार्म एयर इज फोर्स टू राइज ओवर द कोल्ड एयर, क्योंकि वार्म एयर लाइट होती है तो वो ऊपर राइज करती है, ठीक है। जैसे मान लो दो फ्रंट मिले, ठीक है, ये कोल्ड फ्रंट है ये वार्म है, तो जब वार्म एयर फ्रंट और कोल्ड फ्रंट मिलता है तो जो बीच में से वार्म एयर निकलती है क्योंकि उसको पुश करता है कोल्ड फ्रंट, तो जब वार्म एयर ऊपर जाएगी राइज करेगी तो अगेन वही प्रोसेस होगा, जब एयर ऊपर जाती है तो क्या होता है, ठंडी होगी, कंडेंस होगी और बारिश कर देगी। और यहाँ पे क्योंकि एयर ऊपर क्यों जा रही है, बिकॉज यहाँ पे फ्रंट ने पुश किया है, तो फ्रंट के कारण जब एयर ऊपर गई तो बोलेंगे फ्रंटल रेनफॉल। जब गर्मी के कारण, है ना, हीटिंग के कारण गई तो बोलेंगे कन्वेक्शन रेनफॉल। जब पहाड़ के सारे गई तो बोल देंगे ओरोग्राफी रेनफॉल। ऐसे लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख तो मैंने दिया इंग्लिश में सारा, वो तो पढ़ समझ लो, दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये हर एक का कीवर्ड याद कर लिया, हीटिंग के थ्रू कन्वेक्शन रेनफॉल, पहाड़ के थ्रू ओरोग्राफी, और फ्रंट के थ्रू फ्रंटल रेनफॉल, खत्म। बाकी लाइटनिंग, क्योंकि ज्योग्राफी क्या बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, हर चीज को डिटेल में नहीं कर सकते। अगर हम इसको डिटेल में करने लग गए तो हम ज्योग्राफी करेंगे पूरे साल, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर आपको चीजें स्ट्रक्चर है दिमाग में और क्लियरिटी है, बस नाम नाम भी पता है, कुछ थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वहां पे आप सॉल्व कर लोगे। भाई कितनों को, मेरे को आप, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, किसी से आप बाहर जाके बताया अपने फ्रेंड से, ये अगर क्लाउड्स वाला कोई बता देगा ना एक लाइन में, वो कॉम्प्लेक्स पढ़ा होगा सबने पर उनको क्लैरिटी नहीं होती इन चीजों की, क्योंकि पढ़ लेते हैं। तुमसे अगर मैं पूछूंगा क्लाउड की इंपैक्ट ऑन क्लाइमेट, तुम दो बात ही बोलोगे बस, कि सर जो थिन हायर क्लाउड्स होते हैं वो थिन होते हैं एंड दे गिव द हीटिंग इफेक्ट, जो लोअर क्लाउड होते हैं थिक होते हैं एंड दे गिव द कूलिंग इफेक्ट। इतना मतलब ये क्लैरिटी, ये सिंप्लीफिकेशन चाहिए। कहते हैं ना सिंप्लीफिकेशन इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। सिंप्लीफाइड करने में बहुत जान निकलती है, वो करो अपनी तैयारी को, सिंप्लीफाइड करो। कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है, ब्लैंक नहीं हो ना, उसको जारगन नहीं देने, उसको काम किया बता दो। यही पर्सनल टेस्ट में हेल्प करेगा तुम्हें। भाई उनके पास टाइम थोड़ी होता है, इंटरव्यू तुम्हारा होता है। उसने पूछ लिया तुमसे इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड, तुम तो फिर बता रहे हो आप ड्राफ्ट और हेल स्टॉर्म सब बता रहे हो, सीरस का, कहीं तो वो बताएंगे टाइप्स ऑफ क्लाउड बताएंगे, ये थोड़ी पूछ रहा हूँ मैं तेरे से यार। ये है सिंप्लीफिकेशन। ट्राई करना आप जाके सारे ना, अपने दोस्तों से पूछना इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड्स ऑन क्लाइमेट, कितने लोग सही बताएंगे मेरे को बताना, कल नहीं बताएंगे मेरे को पता है ना कितने क्या बताएंगे ठीक है। वो कहेंगे यार रहने दे, आता ही नहीं एग्जाम में ठीक है, चलो आ जा। करते हो तुम ऐसे बातें आपस में आप, हैं चलो फिर तो ठीक है, नहीं पूछते रहना चाहिए, अच्छी बात है। हाँ भाई इसके इन्फॉर्मेशन होती है, कॉन्फिडेंस आता है, सिंप्लीफिकेशन आती है। जब तक तुम किसी को एक्सप्लेन नहीं करोगे ना, सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा। दो तरीके से सिंप्लीफिकेशन आता है तुम्हारी पढ़ाई में, एक तो लिखने से, अगर तुमने आंसर राइटिंग कर ली तो तुम बताया यार मैंने पढ़ा क्या था, मैं लिख क्या रहा हूँ, दिमाग। दूसरा होता है बात करने से, ठीक है। इसीलिए एक ग्रुप, हेल्दी ग्रुप ही होना जरूरी है। तो ये नहीं फिर वो ग्रुप ऐसा ऐसा हो पढ़ाई वाला ग्रुप हो, ठीक है ना। लाइफ में एक बात और बताता हूँ अच्छी वाली, ये है कि तुम क्या होते हो, तुम अपने जो आसपास के 5 लोग हैं ना उनके एवरेज बताते हो। अब देख लो अपने आसपास किसको रखना है 5, ये होता है ये लाइफ का, है ना। तो जो भी तुम्हारे आसपास हो सराउंडिंग जो 5 बंदे होंगे तुम उन्हीं के एवरेज रहोगे। अब अपने जो ऊपर वालों के साथ रहते हो वैसे जाते हो, नीचे वाले के साथ वैसे रहते हो। ये गलत, मतलब किसी को डीमीन नहीं कर रहे हम, है ना, वो बात नहीं है, लेकिन हमें देखना हमारी सराउंडिंग कैसी है, जिस पर्पस के लिए हम जुड़े हैं, तो हमारे कैसे लोग हमारे सराउंडिंग में हो, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आपको क्या बता रहा था, लाइटनिंग। देखो ये सारी बातें मेरे को ठीक है पढ़ लेता हूँ, अच्छी लगती है, लेकिन इनको मैं समझ लेता हूँ। मैं लाइटनिंग आती है मेरे दिमाग में आएगा जब पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे होंगे तो लाइटनिंग हो जाएगी, मैं इतना ही करता हूँ बस। ये तो मैं क्वेश्चन तो फिर मैं कैसे भी सोल्व कर लूंगा उसको, कभी मैं नहीं पढ़ता, ये तो तुम्हारे लिए लिख देता हूँ मैं। लेकिन इसमें प्रोसेस में बस यही हो रहा होगा
पॉजिटिव चार्ज मिल रहे होंगे नेगेटिव चार्ज से। इवन इसमें भी लिखा हुआ है, रिसर्चर्स को नहीं पता ये कैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैसे, उनको भी नहीं पता, रिसर्च चली रही है लाइटनिंग के ऊपर। पर वो कहते हैं कि ऐसा एयर में अब ड्राफ्ट होता है ना, जब ऐसे कंडीशन आती हैं तो एक जगह होता है पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं और दूसरी जगह क्लाउड के अंदर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, ठीक है। और सरफेस पे भी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और जब ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मतलब स्ट्रॉमी कंडीशन होती रहती है बार बार ना, और बहुत ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट हो जाते हैं, सेचुरेट हो जाते हैं, तब पॉजिटिव और नेगेटिव से मिल जाते हैं, तो क्लाउड्स के अंदर लाइटिंग हो जाती है। और जब ये इतने ज्यादा होते हैं, कई बार क्या होता है, नेगेटिव जो क्लाउड के अंदर है वो अर्थ के पॉजिटिव से मिल जाता है, तो कई बार कहते हैं ना बिजली गिर गई, तो अर्थ पे भी बिजली जाती है। तो जब सैचुरेशन बहुत ज्यादा होता है तब होता है ये आपका क्या, लाइटनिंग, ठीक है। और किस चीज का होता है, सेपरेशन ऑफ चार्ज होता है, पहले पॉजिटिव अलग हो जाते हैं, नेगेटिव अलग हो जाते हैं, फिर ये बहुत ज्यादा जब हो जाते हैं, इंटेंसिटी बढ़ जाती है, तो एक मिलके क्या बनाते हैं, आपकी लाइटनिंग। अब वही लिखा हुआ देखो, आपने पहले समझ लिया। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ थंडरस्टॉर्म द एयर करंट मूव्स अपवर्ड्स while the water drop move downward, क्योंकि एयर लाइट होती है ऊपर जाती है, वाटर ड्रॉप्स आती है नीचे। थंडरस्टॉर्म आते हैं ना, जब तूफान आता है तो एयर ड्रॉप्स आती है ऊपर, वाटर ड्रॉप आती है, एयर जाती है ऊपर, वाटर ड्रॉप आती है नीचे, ठीक है। दीज विग्रस मूवमेंट्स कॉजेस सेपरेशन ऑफ चार्ज। इन ये जो मूवमेंट हो रही है, एयर ऊपर जा रही है, वाटर नीचे से कर रहा है, सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, पॉजिटिव एक जगह पे आगे, नेगेटिव एक जगह पे आगे। बाय द प्रोसेस नॉट येट कंप्लीटली अंडरस्टूड, देखो उनको नहीं पता किस प्रोसेस पर हो गया बस, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज कलेक्ट नियर द अपर एजेस ऑफ द क्लाउड्स एंड द नेगेटिव चार्ज accumulate near the lower edges of the clouds. There is also accumulation of the positive charge near the ground. तो अपर में क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्लाउड के, नीचे होगा नेगेटिव चार्ज क्लाउड के, ठीक है। और ग्राउंड पे भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है कलेक्ट। When the magnitude of the accumulation charges become very large, जब बहुत ज्यादा accumulation हो रहा है तो कभी ना कभी तो मिलेंगे आपस में एकदम से, ठीक है। The air which is normally a poor conductor of electricity is no longer able to resist their flow. Negative and positive charge meet producing streaks of bright light and sound. तो जब बहुत ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं तो एकदम से मिलते हैं और एक स्ट्रीक ऑफ लाइट प्रोड्यूस होती है, इसको बोलते हैं लाइटनिंग, ठीक है। साउंड भी आती है, दोनों आती, लाइट भी आती है, साउंड भी आती है, ठीक है। जब बिजली कड़कती है तो पहले लाइट दिखती है, साउंड आती है, लाइट, श्योर सबका, ये तो पता ही है सबको, ठीक है, चलो सही है। रीजन पता है ना, स्पीड ऑफ लाइट मोर एंड साउंड, ठीक है, चलो। वी सी द स्ट्रीक ऑफ लाइट, द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। ये भी देख लेना, जो लाइटनिंग का प्रोसेस है इसको अलग नाम के दे रखा है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, तो ये अलग नाम से पूछ सकता है, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कैन बी बिटवीन टू और मोर क्लाउड्स, दो क्लाउड्स आपस में भी हो सकते हैं, ठीक है ना, एंड और बिटवीन क्लाउड्स एंड द अर्थ, तो क्लाउड और अर्थ के बीच में भी हो सकता है। तो हमने क्लाउड्स कर लिए, इंपैक्ट ऑफ क्लाउड्स देख लिया, इफेक्ट ऑफ क्लाउड्स देख लिया ऑन क्लाइमेट, थर्ड हमने क्या किया, लाइटनिंग किया, तीन टॉपिक कर लिए, एक प्रेसिपिटेशन भी कर लिया, चार टॉपिक किया ना। और प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या किया था हमने, टाइप्स ऑफ रेनफॉल, ठीक है, मतलब डिफरेंट प्रेसिपिटेशन किया पहले, फिर टाइप्स ऑफ रेनफॉल किया। अगला टॉपिक क्या है हमारा, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से तुम सारी चीजें कर लो, क्योंकि इसमें तीनों सिस्टम आ जाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। गौरव कह रहे सारे टॉपिक आप इंपॉर्टेंट बोलते हो, ऐसे गौरव, ऐसे बोल रहा हूँ क्या? ठीक है भाई। एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, एयर का होता ही है ना भाई, ऊपर जो भी एयर है हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, नॉर्मल बात समझो, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी भी कहीं ना कहीं उसको काउंटर बैलेंस करती है, इसलिए मैं वो प्रेशर फील नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं ना, तब वो प्रेशर हमें फील होता है, ठीक है। तो ये तभी किसी को नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है, हाइट पे वहां पे प्रेशर रिड्यूस होता है। अभी एक बैलेंस बना हुआ है हमारे, ठीक है। जैसे जब हम हाइट पे जाते हैं तो प्रेशर क्या होता है, कम होता है, क्योंकि आप समझो कैसे भी, बेसिक सी बात है, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली, इसलिए समझा रहे कॉन्सेप्ट। एक बंदा है वो यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, एक बंदा है जो यहाँ पे खड़ा है, मतलब हाइट पे, पहाड़ पे मान लो ऊपर एक हाइट पे जाके, तो इसके ऊपर जो एयर का प्रेशर है, यहाँ से एयर प्रेशर डाल रही है, इसके ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है, इतना, और इसके ऊपर प्रेशर कितना आ रहा है, इतना, बस ये समझो कॉन्सेप्ट, आप आ रहे हैं ना समझ में। तो वैसे हम हाइट पे जाते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है भाई, नीचे एयर कॉलम ज्यादा हो गया ना बड़ा, ठीक है। तो हम जैसे प्लेन से अगर माउंटेन में जाते हैं तो ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम फील करते हैं, ठीक है। वही कहना चाह रहा है ये, एटमॉस्फेयर एक्सर्ट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ प्रेशर ओवर द अर्थ सरफेस, बट वी रेयरली फील इट प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, as our inside our body helps us to bear that. But of course, when we go to such places which are located very high altitude, reduction in the atmospheric pressure is easily felt, as it causes uneasiness in our body. It decreases with the height.
जो प्रेशर है वो हाइट के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। थर्मल एंड नॉन थर्मल फैक्टर कॉजेज चेंज इन एयर डेंसिटी, एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड एंड गेट कंप्रेस्ड व्हेन कूल्ड, दिस रिजल्ट इन द वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये देखो एक बात और, the result is that the causes the movement of air from high pressure to low pressure setting in the motion wind, it causes the horizontal as well vertical, the winds redistribute, ये सब ठीक है। देखो होता क्या है, जब जब एयर क्या करेगी, राइज करेगी ऊपर ना, ठीक है। तो जब एयर ऊपर राइज करती है तो वो क्या करती है, एक्सपेंड करेगी, ठीक है। जब एयर राइज करेगी तो एक्सपेंड करेगी, तो पार्टिकल क्या होंगे आपके, दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। जब एयर नीचे आती है तो क्या होती है, कंप्रेस करती है, ठीक है। थोड़ी वो छोटा करो, जब एयर ऊपर से नीचे आएगी तो क्या करेगी, कंप्रेस होती है, जब नीचे से ऊपर जाती है तो राइज करती है, ठीक है। द विंड रीडिस्ट्रीब्यूट हीट एंड द मॉइस्चर। एक चीज और देखो, इसमें आगे दे रखा है कनेक्टर प्लस समटाइम्स सर्कल, ठीक है। इसमें नहीं दे रखा, मैं ऐसे बताता हूँ आपको। ये बताना चाह रहा है कि कैसे एयर मूव करेगी, है ना। तो जहां पे भी प्रेशर हाई होगा, ठीक है, और यहाँ पे लो प्रेशर, तो जो एयर मूव करती है सरफेस पे वो मूव करेगी फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ये याद रखना है, ठीक है। और लो प्रेशर पे एयर क्या करेगी, राइज करती है, ये सिस्टम बस याद रखना है। हाई प्रेशर सरफेस के ऊपर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी एयर, तो जहां भी लो प्रेशर होगा वो एयर को अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है ना। और लो प्रेशर से ऊपर की तरफ करेगी राइज एयर, ये एक प्रोसेस है। तो इसी के कारण जहां भी हाई प्रेशर होता है और जहां पे लो प्रेशर होता है तो विंड की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। और वो कैसे बनता है हाई प्रेशर, भाई जहां पे क्या होगा, आपकी सनलाइट ज्यादा है, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा है, वहां पे क्या होता है, आपकी लो प्रेशर कंडीशन हो जाती है क्रिएट, ठीक है। और जहां पे ठंड है वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर कंडीशन होती है। तो जहां पे एयर सिंक कर रही होगी वहां पे हाई प्रेशर हो जाएगा, जहां पे एयर राइज कर रही होगी वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा, और सरफेस से मूव करेगी फ्रॉम द हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर। ये एक साइकिल याद रखनी है आपको बस। तो विंड जनरेट क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द टेम्परेचर। तो जहां पे हाई टेम्परेचर है वहां पे लो प्रेशर हो जाता है, तो लो प्रेशर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विंड को, ठीक है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव करती है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज शोन इन अ मैप विद द हेल्प ऑफ आइसोबार। पहले हमने कल क्या किया था, आइसोथर्म, जो सेम टेम्परेचर एक लैटिट्यूड पे दिखा रहे हैं। आइसोबार क्या दिखाते हैं, एक लैटिट्यूड पे सेम, जो सेम जहां पे प्रेशर आ रहा है वो क्या एक लाइन से ज्वाइन करते हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोबार, which is an imaginary line drawn to connect the places having equal atmospheric pressure reduced to the sea level. These are drawn horizontal and parallel to each other. Sometimes isobar becomes circular also, which indicates that there is a low pressure at a place which is surrounded by the high pressure area from all sides. Such circular bar indicate the cyclonic condition. ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूं मैं। वैसे तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना, पैरेलल है, लेकिन कई बार क्या होता है, सर्कुलर हो जाते हैं। तो जब जब सर्कुलर आइसोबार दिखोगे तो उसका मतलब क्या है, अंदर क्या है, लो प्रेशर है, और उसके चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है। तो ये कंडीशन याद रखनी है, इसलिए इसको बोल्ड किया मैंने। जब जब आइसोबार क्या होंगे, सर्कुलर हो जाएंगे, तो वो क्या कंडीशन शो करेगा, लो प्रेशर की, ठीक है। तो ये अंदर क्या है, लो प्रेशर है, इसके चारों तरफ क्या है, हाई प्रेशर है। ये आइसोबार दिखा रहे हैं। ये देखो, हाई टेम्परेचर इज एसोसिएटेड विद द लो प्रेशर एज एयर एक्सपेंड। ये मैं आपको बताता हूं, जहां पे हाई टेम्परेचर होगा वहां पे क्या होगा, एयर एक्सपेंड करेगी, और एक्सपेंड करेगी तो खुली खुली एयर होगी ना। देखो होता क्या है, जब भी एयर एक्सपेंड करती है ना, जैसे ये है, ये एक पार्सल ऑफ एयर है, ये एक पार्सल ऑफ एयर है मान लो, ठीक है। इसमें आपके पार्टिकल्स हैं बहुत सारे। अब आपने क्या कर दिया, एयर को वार्म कर दिया, तो वार्म कर दिया एक्सपेंड करेगी, तो वार्म होगी तो एक्सपेंड होगी ना। अब ये पार्टिकल बहुत दूर दूर हो गए, तो अब ये क्या करेंगे, प्रेशर को कम करेंगे ना, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, पास पास थे। ऐसे ही अगर ये तो आपने वार्म किया एयर को, अगर एयर को आपने कूल कर दिया, मतलब टेम्परेचर लो हो गया, तो वहां पे क्या होएगा आपका, ये पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और जब कंप्रेस होते हैं ना, पास पास आते हैं, तो क्या कहते हैं, प्रेशर ज्यादा लगाते हैं, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। मैं ये एक फिनोमेना समझा रहा था।
एयर है, अगर वो हीटिंग कारण वार्म हो रही है तो पार्टिकल दूर दूर जाते हैं, प्रेशर कम लगाते हैं, ठीक है। एयर है, कूल होगी, पास पास आगे पार्टिकल्स, तो क्या होगा, कंप्रेशन हो गया, और ज्यादा एग्जर्ट करेंगे तो प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। तो कूल एरिया में प्रेशर ज्यादा होता है, वार्म एरिया में प्रेशर कम कम होता है, सॉरी वार्म एरिया में प्रेशर कम होता है, टेम्परेचर हाई होते हैं। एक टेबल बना लेना, थोड़े ना है तो कंफ्यूजन सा, लेकिन टेबल से क्लियर हो जाएगा। बस बेसिक समझ लो, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, बस उल्टा ही चलेगा इसका, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, बस ये सिस्टम है, और कुछ नहीं है। चलो, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। Horizontal winds near the surface respond to combined effect of three forces in addition to the downward gravitational force। बस ये इसलिए बता रहा हूँ, वहां पे पूछ लेते हैं कि विंड की डायरेक्शन को या विंड की जो वेलोसिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर आपकी या स्पीड को इम्पैक्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशन भी करता है, डाउनवर्ड पुल देता है, तो ग्रेविटेशन फैक्टर तो है ही, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर भी है, क्योंकि टेम्परेचर ग्रेडियंट ज्यादा हो जाता है तो वहां पे विंड ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो सॉरी, जहाँ पे टेम्परेचर मतलब प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है वहां पे विंड ज्यादा होती है, बताऊंगा आगे ना। तो एक ये टेम्परेचर तो है, उसके अलावा कई वो भी हैं आपके, क्या है, फोर्सेज हैं जो उसकी डायरेक्शन में हेल्प करते हैं, जैसे कोरियोलिस फोर्स है, ठीक है, वो उसकी डायरेक्शन को इम्पैक्ट करेगा। और भी कई फोर्सेज है, जैसे आपके प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आएगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स आएगा। तो ये आपको याद रखना है, जो विंड की वेलोसिटी है उसको क्या क्या इंपैक्ट करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, कोरियोलिस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब कोई चीज चल रहा है तो उसको फ्रिक्शन रोकेगा, फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मतलब बेसिक बात समझो। और फोर्स क्या हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ये चार नाम याद रखने हैं आपको, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ विंड। कोरियोलिस फोर्स क्या है, ये एक फोर्स नहीं है बट एक इफेक्ट है, ठीक है ना। जब भी कोई सर्कुलेटिंग बॉडी पे फ्लूइड मूव करता है, एयर हो गया, पानी हो गया, तो क्या होता है, इन द नदर्न हेमिस्फीयर क्या करता है, की बात देखेंगे, कोई नहीं, हायर द विंड स्पीड ग्रेटर इज द कोरियोलिस। और ये और याद रखना, जितनी विंड स्पीड तेज होगी उतना उसको डिफ्लेक्ट करेगा, उतना ही कोरियोलिस फोर्स क्या करेगा, ज्यादा इंपैक्ट करेगा। मैक्सिमम एट द पोल्स एज द पोल रोटेट स्लो एंड बिकम्स एट जीरो। अब देखो होता क्या है, देखो जो कोरियोलिस फोर्स होता है ना, ये भी पूछते हैं कई बार। पहला फैक्टर बताया कि विंड की स्पीड के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर स्पीड के मैक्सिमम नहीं, अरे कोई बात तो सुनो, जो विंड की जितनी अगर तेज स्पीड है ना, तो उतना ही क्या करेगा, ज्यादा इंपैक्ट करेगा कोरियोलिस फोर्स। तो पहली बात तो विंड की स्पीड पे डिपेंड करेगा कितना कोरियोलिस फोर्स को इंपैक्ट करेगा। हालांकि विंड की स्पीड को इफेक्ट नहीं करता हूँ, ये है, लेकिन जितनी स्पीड होगी उतना ही कोरियोलिस फोर्स ज्यादा लगेगा। और दूसरी चीज ये क्या कहना चाह रहा है कि इक्वेटर और पोल्स का कॉन्सेप्ट देखो, क्योंकि ये डिपेंड करता है साइन ऑफ थीटा के ऊपर। तो यहाँ पे जो साइन क्या होता है, जीरो होता है, इक्वेटर पे एंगल साइन जीरो, और वहां पे पोल पे कितना है, साइन 90। अब साइन 90 कितना होता है, 1, और साइन जीरो क्या होता है, जीरो। तो कोरियोलिस फोर्स का जो इम्पैक्ट इफेक्ट होता है वो इक्वेटर पे क्या होता है, जीरो, ठीक है। इसीलिए जो साइक्लोन्स होते हैं वो इक्वेटर पे नहीं बनते, ये याद रखना है, ठीक है। तो पहली बात थोड़ा एक बार दोबारा देख लेते हैं, कंफ्यूजन हो गया था इसमें, कि जो कोरियोलिस फोर्स है वो क्या करते हैं, विंड की स्पीड को इंपैक्ट नहीं करते, उसकी डायरेक्शन को इंपैक्ट करते हैं, पहली बात तो ये। तो नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में विंड को लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर देंगे। दूसरा क्या कह रहा है कि जितनी विंड की स्पीड होगी, तेज हो रही है, एक विंड की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, दूसरी की 200 किलोमीटर पर आवर, तो ज्यादा इंपैक्ट किस पे पड़ेगा, 200 किलोमीटर पर आवर पे, उस पर ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, ये बताना चाह रहा है। थर्ड चीज क्या बता रहा है, इक्वेटर और पोल की तरफ जैसे जाते हैं हम, इक्वेटर से पोल की तरफ कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। बिकॉज साइन ऑफ थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि साइन इक्वेटर पे जीरो एंगल, तो साइन जीरो जीरो होता है, और साइन 1 होता है, साइन 90 होता है 1। तो यहाँ पे होता है आपका मैक्सिमम। तो पोल के ऊपर जो कोरियोलिस का इफेक्ट मैक्सिमम है, इक्वेटर पे जीरो है। ये दो तीन बातें याद रखनी है। इट ऑलवेज एक्ट एज अ राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ विंड, और विंड की डायरेक्शन में क्या होता है, राइट एंगल पे लगता है। द कोरियोलिस डिफ्लेक्शन डिक्रीजेस एज द लैटिट्यूड डिक्रीजेस एज इट इज प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द लैटिट्यूड। ये मैंने आपको बता दिया, जैसे जैसे लैटिट्यूड क्या होगा आपका बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कोरियोलिस फोर्स का इंपैक्ट बढ़ता जाएगा। अब बताओ, जैसे एक फोर्स है, तो विंड को ये नहीं कि अगर कोई विंड चल रही है उसको तेज कर देगा या कम कर देगा, तो विंड की स्पीड पे कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। जो विंड की स्पीड है वो तो वैसी रहेगी, बस उसकी डायरेक्शन को इंपैक्ट करेगा, ये बताना चाह रही है। जैसे मान लो कोई फोर्स है, फिर हम्म हाँ, वो तो ऑलरेडी विंड की स्पीड है एक पर्टिकुलर, एक विंड चल रही है 100 से, ठीक है, एक ज्यादा वाली चल रही है 200 से,
ठीक है। तो ये जो कोरियलिस फोर्स है ये ज्यादा किस पे लगेगा, मतलब डायरेक्शन किसकी ज्यादा मोड़ेगा, वो 200 वाले की ज्यादा मोड़ेगा, ये बता रहा है। उसकी स्पीड तो 200 ही रहेगी, 200 को 203 या 196 नहीं करेगा, लेकिन डायरेक्शन इफेक्ट इस पे ज्यादा करेगा, इस पे थोड़ी कम करेगा, ये बताना चाह रहा है। अब क्लियर है ज्योग्राफी ये आज आज की और क्लास कल की है थोड़ी जो कंसेप्चुअल है, क्योंकि कल मैंने आपको दो चीज बताई ज्योग्राफी में, तीन। पहला पार्ट होता है कॉन्सेप्चुअल, दूसरा है ऑब्जर्वेशन, तीसरा है लोकेशन। ठीक है, अभी हमारा कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट ज्यादा चल रहा है, ये जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी है बस। उसके बाद तो जैसे आपने इंडियन ज्योग्राफी खत्म कर ली है ना, तो उसमें क्या ज्यादा पार्ट है, ऑब्जर्वेशन और आपका लोकेशन, वहां पे तो बस मेमोराइज करना है। ये दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं थोड़े बहुत जो थोड़े दिमाग में, हालांकि अगर बेसिक्स को सिंप्लीफाइड भी करते हैं हम तो हम काम बन जाए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। इसका मैं एक लास्ट और सोच रहा हूँ, मेरे को अभी लगा है बात वो ठीक है। देखो क्या हो रहा है, मैं जो समझ पा रहा हूँ ना, हो रहा है ये कि जो कोरलिस फोर्स है ना, वो तो डिफ्लेक्ट करेगा नदर्न हेमिस्फीयर में राइट में ही, ठीक है, और क्लॉकवाइज में ही। पर उसके कारण जो मूवमेंट जनरेट हुई, वो जो साइक्लोन की मूवमेंट जनरेट हुई, वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, वो ऐसे होएगा। हाँ ये है, अब ठीक है बस। ठीक है, तो अब यही ठीक है बिल्कुल, है ना। थोड़ा ठंडे दिमाग से होता है बातें दिमाग में। हाँ ये ठीक है बिल्कुल, है ना। तो नदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेगा, टुवर्ड्स द राइट डिफ्लेक्ट करेगा कोरलिस फोर्स, और जनरेट करेगा, मूव करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में टुवर्ड्स द लेफ्ट डिफ्लेक्ट करेगा और जनरेट करेगा विंड की डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज, ये ठीक है। इट टर्न्स द ऑब्जेक्ट टू द राइट और क्लॉकवाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यही दिखाना चाह रहा है, ठीक है ना, विंड की डायरेक्शन। अब देखो फ्रिक्शन फोर्स बेसिक है, अगर विंड चल रही है तो उसको कोई ना कोई फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा जो भी इसको रोक रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज द रेसिस्टेंस टू द मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट मूविंग रिलेटेड टू अनदर। द फ्रिक्शन फोर्स ड्रैग्स द विंड्स एज इट मूव्स अक्रॉस द सरफेस। तो जिस सरफेस से जा रही है तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, उसको रोकता है, ड्रैग करता है, रोकता है, ठीक है। एज द सरफेस फ्रिक्शन डिक्रीजेस विंड स्पीड, इट रिड्यूसेस द इफेक्ट ऑफ कोरलिस फोर्स। ये देखो, ये एक रिलेशन आ गया कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो क्या करेगा, विंड की स्पीड को कम करेगा, तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं कोरलिस का भी इम्पैक्ट कम हो जाता है। आ रहा है समझ में भाई, अगर विंड की स्पीड तेज चल रही थी तो इम्पैक्ट ज्यादा होगा कोरलिस फोर्स का। अगर फ्रिक्शन फोर्स ने क्या कर दिया, उसकी स्पीड कम कर दी, तो कोरलिस फोर्स का भी इम्पैक्ट उसके ऊपर कम हो जाएगा, क्योंकि कम स्पीड वाली पे कम इम्पैक्ट आ रहा था कोरलिस फोर्स का। ये हाई लेवल की इंटरलेशन आ रही है, हालांकि जरूरत नहीं इतनी, बस ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। यहां से लेके यहां तक इतना समझो, जितना प्रेशर चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। अगर यहाँ पे 100 मिली बार है और वहां पे 20 मिली बार हो गया तो बहुत डिफरेंस हो गया, वहां लो प्रेशर है, यहाँ बहुत है, विंड एकदम से तेज जाएगी। यहाँ पे 100 है, वहां पे 90 है, तो विंड आराम से जाएगी। तो जितना प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होता है, ग्रेडियंट का मतलब क्या, स्लोप, ऐसे मानो ये होता है ग्रेडियंट। देखो ये, तो अगर यहाँ पे 100 है मिली बार, यहाँ 20 मिली बार है किसी जगह पे, तो यहाँ पे विंड तेज जाएगी एकदम से। और यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 80 है, तो विंड कैसे जाएगी, यहाँ पे धीरे धीरे जाएगी, स्लोप तेज है ना यहाँ पे। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अगर ज्यादा रहेगा तो विंड स्पीड तेज रहेगी, इतना समझना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज द प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट इज डिनोटेड बाय द स्पेसिंग ऑफ आइसोबार दैट एक्सप्रेसेस द रेट एंड डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट। अगर क्लोज स्पेसिंग है तो कैसे होगा, क्या होगा, स्टीप और स्ट्रॉन्ग प्रेशर। अगर स्पेसिंग क्लोज है तो कैसा है, आपका प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा है। और मैंने ये बताया था स्पेसिंग क्लोज है तो बीच में क्या है, लो प्रेशर, और वहां पे क्या हाई, तो ये हो गया लो प्रेशर, ये हो गया हाई प्रेशर, वो चीज रिलेट हो रही है बार बार। ठीक है, स्पेसिंग अगर वाइड है, स्पेसिंग अगर वाइड है, अगर खुली खुली स्पेसिंग आइसोबार्स की, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, वीक ग्रेडियंट है बस। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर इट ऑपरेट्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर। मैंने ये बताया था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा। 100 या मिली बार लिया था, यहाँ पे 20 मिली बार लिया था। द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एक्ट्स एज अ परपेंडिकुलर टू द कोरियलिस फोर्स एंड टू एन आइसोबार। ये लाइन और देख लो, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो कोरियलिस फोर्स के परपेंडिकुलर लगता है, उसी कारण अभी जियोस्ट्रोफिक विंड बनती है, बताऊंगा आगे कैसे, बस याद रखना है। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इट एक्ट परपेंडिकुलर टू द कोरियलिस फोर्स एंड टू द आइसोबार्स। हायर द प्रेशर ग्रेडियंट मोर विल द स्पीड ऑफ विंड। सारा बता दिया। अब घूम फिर के कॉन्सेप्ट क्या समझ में आएगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग समझाया था। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है, यहां से लेके आप तक मतलब एक डिस्टेंस है, उनके बीच में कितना प्रेशर डिफरेंस है। अगर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ज्यादा है, ठीक है ना।
यहाँ पे 100 लिया मैंने, वहां पे 20 हो, इतना डिफरेंस है 80 का, तो स्लोप ज्यादा रहेगा, ग्रेड क्या होगा, एयर फास्ट मूव करेगी। ठीक है ना। अगर प्रेशर ग्रेडियंट कम है, यहाँ पे 100 है वहां पे 90 है, तो आराम से एयर जाएगी। ठीक है, चलो। तो यही कह रहे हैं हाइयर द प्रेशर ग्रेडियंट मोर विल बी द स्पीड ऑफ द विंड। ये कॉन्सेप्ट समझना, उसके लिए सारा समझाया मैंने आपको। तो पहला कोरोलिस फोर्स किया, ऊपर ग्रेविटेशन में इंपैक्ट डाल रहा था, डाउनवर्ड कर रहा था एयर को। ठीक है, फिर हमने कोरोलिस किया, फिर हमने प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किया। ठीक है, और एक और किया था फोर्स हमने, फ्रिक्शनल वाला, ड्रैग वाला। ठीक है, 3 फोर्स थे। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आपका जियोस्ट्रोपिक विंड्स। देखो, अगर आपने नाम भी सुना होगा ना, उसकी 2-3 कैरेक्टरिस्टिक पता होंगी, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे। मेरा पर्पस यही है, इसके पीछे मैकेनिक्स नहीं समझानी मेरे को, आपको बस पता होना चाहिए जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या होती है। तो 2-3 बातें देखो। एक तो ये बहुत हाइट पे मिलेंगी, नीचे नहीं मिलेंगी। ठीक है, हाइट पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। एक तो नीचे सरफेस फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, बहुत हाइट पे फ्रिक्शन कम होगा। तो पहली बात तो जियोस्ट्रोपिक विंड्स क्या होती है, बहुत हाइट पे मिलती है। दूसरा क्या होता है, पैरेलल टू द या हॉरिजॉन्टल मूव करती है सरफेस। ये देखो, ये देखो, बिल्कुल क्या होगी, हॉरिजॉन्टल आ गई, पैरेलल आ गई, आइसोबार्स के भी। होता क्या ऐसे कंडीशन, देखो मैंने आपको क्या बताया था, जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है वो परपेंडिकुलर लगता है आपके कोरोलिस फोर्स के। यही दिख रहा है ना आपको, ये है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, वो ऐसे लग रहा है। कोरोलिस फोर्स इधर लग रहा है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है आपके, परपेंडिकुलर लगता है आपका कोरोलिस फोर्स के, जो ऊपर बताया था मैंने आपको। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, आप जैसे उन्होंने बताया एंगुलर घूम के कोरोलिस फोर्स को डिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे एक टाइम ऐसे आएगा जब क्या हो रहा है आपका, ये जो विंड है आपके बिल्कुल पैरेलल होगी आइसोबार्स के। तो अब देखो इसमें, इस केस में क्या हो रहा है आपके, geostrophic winds comes about because pressure gradient force and the Coriolis force come into balance after the air begins to move। यहाँ पे तो परपेंडिकुलर थे, यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, अपोजिट आ गए ना एक दूसरे के। तो पहली कंडीशन तो क्या है आपकी, जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियल फोर्स को बैलेंस कर देगा, तब होती है जियोस्ट्रोपिक विंड प्रोड्यूस। एज द एयर मास स्टार्ट्स टू मूव इट डिफ्लेक्ट्स टू द राइट बाय द कोरियल फोर्स। ये मैंने बताया, जैसे जैसे एयर ऊपर मूव कर रही है इधर, तो राइट में डिफ्लेक्ट हो रही है कोरियल फोर्स के कारण। The deflection increases until the Coriolis force is balanced by the pressure gradient force. At this point, the wind will be blowing parallel to the isobars. When this happens, the wind referred to as geostrophic wind. तो ऐसे राइट में डिफ्लेक्ट होते होते जब आइसोबार के बिल्कुल पैरेलल चले जाते हैं विंड्स, तो उसको क्या बोलते हैं हम, जियोस्ट्रोपिक विंड्स। तो पहली बात तो क्या होगी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स काउंटर बैलेंस कर रहा है कोरियलिस फोर्स को। दूसरी क्या होगी, जो आइसोबार के पैरेलल चल रही है आपकी विंड, तो ऐसी विंड को बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड्स। Under the influence of both pressure gradient force and Coriolis force, air tends to move parallel to the isobar in the condition where friction is low। तो अगली कंडीशन क्या बता दी इसने, फ्रिक्शन लो होना चाहिए, और वो फ्रिक्शन लो कब होगा, हाइट के ऊपर ही होगा। ठीक है ना, 1000 meters above the surface of the earth and the isobars are straight। At the surface level wind blows at an angle but above it becomes parallel to the isobar। तो यहाँ पे तो सरफेस के पास परपेंडिकुलर, धीरे 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 कुछ पर्टिकुलर एंगल पे मूव कर रही है, लेकिन बहुत हाइट के ऊपर विंड क्या करती है, आइसोबार के पैरेलल मूव करती है। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला है, कि सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे विंड की डायरेक्शन पैरेलल हो रही है आइसोबार्स की। अगली बार, पिछली बार क्लाउड से पूछा था क्वेश्चन, इस बार जियोस्ट्रोपिक विंड से पूछ सकता है। तो ऊपर जो हाइट पे विंड होती है वो दे मूव पैरेलल टू द आइसोबार। ठीक है, और सरफेस के अराउंड क्या करती है, एक पर्टिकुलर एंगल पे मूव करती जाती है, डिफ्लेक्ट होती होती पैरेलल हो जाती है, उसको बोलते हैं जियोस्ट्रोपिक विंड। वहां पे लिख देगा जियोस्ट्रोपिक विंड, वहां पे 3-4 ऑप्शन देगा आपको, तो कौन सी है उनमें जियोस्ट्रोपिक। तो जो ऐसी विंड होगी जो हाई होगी, हाइट पे, ठीक है, पैरेलल चल रही होगी आइसोबार्स के, ठीक है, कोरियलिस फोर्स प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उसको क्या हो रहा होगा, काउंटर बैलेंस कर रहा होगा, उस विंड की कंडीशन देख लेना, वो होगी आपकी जियोस्ट्रोपिक विंड्स। इतना समझना, 3 बातें निकालनी थी, 3 बातें लिख के खत्म। नेक्स्ट है रोसबी वेव्स। सर क्या क्या पढ़ाए जा रहे हो चलो, सुन रखा है तो सारा बेसिक रोसबी वेव्स, है ना, नहीं सुना है, बताओ कैसी वेव्स होती हैं। हाँ बस इतना ही पता होना चाहिए, बस ऐसे ऐसे चलती है, वेवी स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि म्यांडरिंग होती है रिवर की, है ना, ठीक है, तो वैसे जब एयर की होती है म्यांडरिंग, तो उसको बोलते हैं हम रोसबी वेव्स। ओशन में भी होती है, एटमोस्फेयर में, दोनों बात याद रखनी है। ठीक है ना, शाबाश। रोसबी वेव्स आर इनिशियल टाइप्स ऑफ ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस हो गए दैट आर सीन इन द रोटेटिंग फ्लूइड्स इन देयर नेचुरल स्टेट।
ठीक है, जिसका नाम देता स्टेट के लिए पीछे के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने नाम लिख दिया। हमें कोई है ना, कार्ल गॉफ रोसबी ने डिस्कवर किया था रोसबी वेव्स को और प्लेनेटरी वेव्स को। प्लेनेटरी विंड्स अलग है, वो हम करेंगे अलग, प्लेनेटरी विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स, ये प्लेनेटरी वेव्स, तो ये वेव्स क्या है, रोसबी वेव्स। मैसिव मियांडर्स, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है बस, जो मियांडर्स होते हैं, देखो हमने किया ना ऐसे मियांडरिंग होगी, ये देखो मियांडर्स है, इस तरीके की वेव्स होती है, उनको बोलते हैं हम रोसबी, जो बिल्कुल ठीक बताया इन्होंने। ये देखो भाई, इतना याद करना तो फिर कॉन्सेप्ट तुम निकाल लोगे उससे। क्या कह रहे हैं, मैसिव मियांडरिंग, ऐसे बिल्कुल मियांडरिंग ऐसे वेव मूव कर रही होंगी वेव्स। मैसिव मियांडरिंग इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड रोसबी वेव्स व्हिच आर फाउंड एट ग्रेट हाइट्स, ये भी कहां मिलती है, ग्रेट हाइट्स पे। दो बड़े इंपॉर्टेंट हो गए। इट ग्रेटली इन्फ्लुएंस द वेदर, ऑब्वियसली यहाँ पे लो प्रेशर होगा, कहीं पे हाई प्रेशर होगा, तो वेदर को भी क्या करेंगी, इन्फ्लुएंस करेंगी, ठीक है। द प्रेशर सिस्टम एंड द, और जेट स्ट्रीम को भी, प्रेशर सिस्टम को भी अफेक्ट करती है रोसबी वेव्स। द ओशनिक रोसबी वेव्स ट्रेवल्स अलोंग द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन वार्म अपर लेयर एंड द चिली डीप ओशन। तो ओशन में भी ऊपर लेयर वाली वार्म होती है, नीचे कोल्ड लेयर होती है, तो इनके बीच में चलती है आपकी रोसबी वेव्स, ये भी एक ध्यान रखना है। ये देखो, ठीक है, तो पहले नॉर्मल था ऐसे, तो इस तरीके की जब मियांडरिंग होगी, तो जो मियांडरिंग कर रही है वेव्स, उनको बोलते हैं क्या, रोसबी वेव्स। एंड द इफेक्ट किस पे, प्रेशर पे, जेट स्ट्रीम पे, क्लाइमेट पे, सब पे इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विंड सिस्टम। तो विंड सिस्टम को तीन में डिवाइड करेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। प्राइमरी में प्लैनेटरी विंड्स आएंगी आपकी, ठीक है, ईस्टर्लीज होती है या ट्रेड विंड्स बोलते हैं, फिर वेस्टर्लीज होती है, फिर पोलर ईस्टर्ली होती है, ये होती है आपकी प्राइमरी विंड्स। सेकेंडरी विंड्स पे हम डालेंगे आपके मॉनसून हो गया, एयर मास हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो गए, टेम्परेट साइक्लोन, साइक्लोन्स आ गए, और थर्ड आ गई आपकी टर्शरी विंड। ऐसे एक फ्लो चार्ट बना लेना, उस पर क्या आएगा आपकी लोकल विंड्स होती है, चाहे खामसिन हो, सिरोक्को हो, मिस्ट्राल हो, फोन हो, चिनूक हो, वट। तो तीन लेवल की विंड्स होगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। प्राइमरी सर्कुलेशन बोल लो, परमानेंट बोल लो, या प्लेनेटरी विंड्स बोल लो, इनको वह ट्रेड विंड्स हो गया, ईस्टर्लीज, वेस्टर्लीज या पोलर विंड्स। द डायरेक्शन ऑफ सच विंड्स रिमेन्स मोर और लेस सेम थ्रू आउट द ईयर, दो देयर एरिया चेंजेस सीजनली। वो स्टेटमेंट ऐसे पिक करता है, वो लिखेगा डायरेक्शन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स चेंजेस, हाउएवर देयर लोकेशन रिमेन्स द सेम, तो ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट, इसी में वर्ड जंबल कर देगा। अभी आपको देखो, क्योंकि ईस्टर्ली है तो डायरेक्शन ईस्टर्ली रहेगी उसके हमेशा, तो डायरेक्शन चेंज नहीं होती उनकी, हाँ लोकेशन चेंज हो जाती है, पोजीशन चेंज होती है, उसको बोलते हैं सीजनल शिफ्टिंग ऑफ विंड्स, वो भी कराऊंगा आज, क्योंकि सन की मूवमेंट के अकॉर्डिंग ये वेरी करती है, जैसे सन ऊपर जाएगा तो शिफ्ट हो जाएंगी बेल्ट्स, ठीक है। पूजा कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आज, आ रहा है ना, नहीं पूछ रहा हूँ, आ रहा है ना समझ में, फिर ठीक है, चलो। हाँ, the direction of such winds remains more or less the same throughout the year, though their area changes seasonally. सेकेंडरी में आपका ये सारे विंड्स मैंने बताया थे, इसमें एंटी साइक्लोन भी आता है, ठीक है, एंटी साइक्लोन भी करेंगे। टर्सरी होता है आपका मिस्ट्राल, चिनूक, जो लोकल विंड्स है आपकी। अब बात करते हैं जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर या प्लेनेटरी विंड्स। तो जो प्लेनेटरी विंड्स है वही जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर को बनाते हैं, ये मेजर लेवल पे है, ठीक है। जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज द पैटर्न ऑफ द मूवमेंट ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स। तो मैंने बताया ना, प्लेनेटरी विंड से क्या बनाती है आपकी जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर आल्सो सेट्स इन द मोशन ऑफ ओशन करंट्स, ओशन वाटर सर्कुलेशन व्हिच इन्फ्लुएंस द अर्थ क्लाइमेट। क्योंकि आप देखोगे जो विंड्स आती हैं वो अपने साथ साथ ओशन वाटर को भी ड्रैग करती है, तो ओशन करंट को भी इन्फ्लुएंस करती है, कि आपकी जनरल पैटर्न ऑफ द एटमॉस्फेयर या फिर प्लेनेटरी विंड्स। और वो क्या होता है, आपके क्लाइमेट को इंपैक्ट करता है, क्योंकि मान लो अगर विंड आ रही है, ठीक है, और उसने क्या किया, एक्यूमुलेट कर दिया पानी को कोस्ट के पास, ठीक है, तो वहां पे क्या होती है, डाउन वेलिंग होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो कोस्टल एरिया का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो मैं आपको ओशनोग्राफी में समझाऊंगा। जब विंड क्या करती है, वॉश अवे करती है किसको, पानी को, तो वहां से नीचे से ठंडा पानी आता है, अप वेलिंग होती है, तो आसपास का एरिया ठंडा हो जाता है। तो विंड्स किस पे इंपैक्ट करती है, ओशन करंट्स पे भी करती है, वो इन फर्दर इंपैक्ट करता है आपका किसका, कोस्टल क्लाइमेट के ऊपर, प्लेनेटरी विंड्स करती हैं, ठीक है ना। एट इक्वेटर द एयर नियर द सरफेस इज वार्म, winds are light and the pressure gradient is weak, this region is known as monotonous doldrums, ठीक है। आगे इसको पूरा करते हैं, देखो ये सारा चीज जो लिखी हुई है ना, इसको मैं समझाऊंगा आपको एक डायग्राम के थ्रू, इसके थ्रू डायग्राम से हम चीजें समझ लेंगे।
एक और देख लो पहले, एक मैंने और बनाया हुआ, हाँ ये थोड़ा बेटर बड़ा है, पहले समझेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, पहले मानते हैं हम सन, भाई सन तो कहाँ रहेगा, यहीं पे रहता है ना, इक्वेटर से यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पे मतलब इसी डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। तो ये जो एरिया है आपका इक्वेटर पे, यहाँ पे क्या रहता है आपका, हीट ज्यादा रहती है, ठीक है। अब जहां पे हीट ज्यादा रहेगी तो वहां पे क्या होगा, एयर क्या करेगी, राइज करेगी। मैंने बताया था हीट होगी, एयर एक्सपेंड करेगी, ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट होएगा तो ऊपर मूव करेगी एयर। तो इक्वेटर पे क्या हो रहा है, हीट होने के कारण क्या हो रहा है आपका, एयर राइज कर रही है, ठीक है। जब एयर यहाँ पे राइज करती है तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी तो फिर क्या होगी आपकी, कूल होना स्टार्ट करेगी। एक पर्टिकुलर हाइट पे क्या आएगी आपकी, ड्रॉप अप हो जाएगी, उस पे एयर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो कुछ एयर इधर जाएगी, कुछ एयर इधर जाएगी सदर्न हेमिस्फीयर में। ये जो नदर्न हेमिस्फीयर में बताऊंगा वो सेम सदर्न हेमिस्फीयर में चलता रहता है, ठीक है, बस डायरेक्शन बदल जाती है बिकॉज ऑफ द कोरोनल फोर्स, राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे जो विंड स्ट्राइक किया ट्रोपोपोज पे, तो एक किधर गई आपकी, पोल की तरफ, ठीक है। अब पोल की तरफ जब विंड जा रही है इधर, तो धीरे धीरे क्या हो रही है आपकी, कूलिंग हो रही है विंड की, ठीक है, ऊपर जा रही है तो कूल हो रही है। और जैसे जैसे विंड यहाँ पे कूल होगी तो फिर क्या करेगी, यहाँ पे सिंक करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फिर ये विंड यहाँ पे क्या करेगी, सिंक करेगी कहाँ पे, मिड लैटिट्यूड पे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, विंड आपकी सिंक करना स्टार्ट की। अब जब विंड यहाँ पे सिंक कर रही है तो एक विंड इधर आएगी और एक विंड जाएगी इस साइड। तो ये जो कंप्लीट सेल होगी, यहाँ से विंड गई ट्रोपोपोज पे स्ट्राइक किया, और यहाँ से फिर आपका वापस ठंडी हुई तो सिंक किया, तो यहाँ पे जो पूरी सेल बनी इसको बोलते हैं हेडले सेल, हेडले सेल। अब ये जो विंड राइज हुई है, ठीक है ना, तो इसको कैसे, टेम्परेचर का राइज हुई है, यहाँ पे टेम्परेचर था तो इसको कैसे बनी है, थर्मल, थर्मली, तो इसलिए बोलते हैं थर्मली इंड्यूस्ड कौन सी सेल है आपकी, हेडले सेल, थर्मल कारण बनी है, ठीक है, थर्मली इंड्यूस्ड है। दूसरा क्या है, ये विंड इधर गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, पोलर एरिया ठंडे है ना, तो यहाँ से विंड आ रही है, कोल्ड विंड सरफेस, क्योंकि कोल्ड विंड राइज तो करेगी नहीं, वो नीचे नीचे ब्लो करेगी। कोल्ड विंड यहाँ से आई, ये दोनों विंड क्या हुई, स्ट्राइक करे, जब दोनों विंड स्ट्राइक करेगी यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे कोल्ड एयर आ रही है, यहाँ से वार्म एयर आ रही है, तो वार्म और कोल्ड एयर मिलके फ्रंट्स बनाएंगे ना, फिर वहां पे वार्म एयर राइज करती है, हमने देखा था, तो यहाँ पे एयर राइज करेगी, फिर वहां पे ट्रोपोपोज पे स्ट्राइक करेगी, एक पोर्शन इधर आ जाएगा, एक पोर्शन इधर चला जाएगा, फिर ये एयर वो फर्दर ठंडी होगी, कंप्लीट कर लेगी सेल, ये एयर यहाँ से आके इसको स्ट्राइक करेगी और यहाँ पे कंप्लीट करेगी सेल, ठीक है। ये सेल जो बनती है सेकंड वाली, इसको बोलते हैं फेरल सेल, ठीक है। ये जो थर्ड सेल है इसको बोलते हैं पोलर सेल। इसको एक और नाम दिया है थर्मल इनडायरेक्ट या फिर मैकेनिकल इंड्यूस्ड। ये पहली वाली है थर्मल इंड्यूस्ड, सेकंड वाली है मैकेनिकल इंड्यूस्ड। अगर नाम पूछ ले तो मैंने बता दिया इसमें, ठीक है ना। दूसरा, अब देखो यहाँ पे जो विंड्स हैं, अब ये विंड्स यहाँ से नीचे आएंगी, फ्लो करेंगी कहाँ पे, टुवर्ड्स द इक्वेटर। तो कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन से आ रही है, ईस्ट से आ रही है ना, इसलिए इनको नाम दिया है ईस्टर्ली, ईस्टर्ली, ठीक है। ये क्योंकि, और दूसरी ये देखो, ये क्या है आपकी विंड्स लो प्रेशर से राइज कर रही हैं, और यहाँ पे क्या कर रही है, सिंक कर रही है। तो जहां पे विंड सिंक करती है वहां पे क्या होता है, हाई प्रेशर हो जाता है। और मैंने क्या बताया था ऊपर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड करी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड मूव कर रही है। दूसरा देखो, ये भी क्या है आपका, हाई प्रेशर है, ठीक है, और यहाँ पे स्ट्राइक करके यहाँ पे विंड राइज कर रही थी, तो यहाँ पे क्या होगी आपकी, लो प्रेशर बेल्ट होगी, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, लो प्रेशर इक्वेटोरियल लो, ये क्या होगी आपकी सब ट्रॉपिकल हाई, ये क्या होगी सब पोलर लो, और ऊपर वाला क्या है, पोलर हाई। वो अभी दिखा भी दूंगा, मिल जाएंगे आपको। अब यहाँ भी विंड कैसे मूव करेगी, हाई से लो की तरफ, ठीक है, मूव कर, डिफ्लेक्ट थोड़ा थोड़ा जाना तो इनको ऐसे था सीधा, लेकिन कोरलिस फोर्स के कारण क्या होगी, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द राइट। ये इनको भी ऐसे आना था, पर कोरलिस फोर्स के कारण थोड़ी डिफ्लेक्ट होगी, ठीक है ना, टुवर्ड्स द राइट। अब ये मूव कैसे कर रही है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, इसलिए इसका नाम दे दिया वेस्टर्लीज। वो मूव कर रही थी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, इससे नाम था नॉर्थ ईस्ट ट्रेड या फिर ईस्टर्लीज। और ऊपर वाली मूव कैसे कर रही है आपकी, हाई प्रेशर ऊपर है, इधर लो है, ठीक है ना, वो करेगी ईस्ट से इधर, इसलिए उसका नाम दिया है पोलर ईस्टर्ली। ये तीन विंड सिस्टम हो गए, तीन सेल होगी, अलग अलग फोर्सेज हो गए, प्रेशर बेल्ट होगी सारी, ये पूरा सर्कुलेशन सिस्टम है आपका
जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर। इन्हीं में 3 विंड्स होगी आपकी, नॉर्थ ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली, ये प्राइमरी विंड्स है। इनकी डायरेक्शन हमेशा क्या रहती है, लगभग सेम ही रहती है, ठीक है, पर इनकी पोजीशन चेंज होती है, उसको बोलते हैं हम सीजनल शिफ्टिंग ऑफ विंड्स। क्योंकि आज अगर सूरज यहाँ पे है तो यहाँ मिल रही है, जब सूरज यहाँ पे आएगा समर सोल्स्टिस में तो कहाँ मिलेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। जब सूरज यहाँ पे आएगा नीचे विंटर सोल्स्टिस में तो कहाँ मिलेंगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ठीक है ना। तो इनकी डायरेक्शन वो क्या सेम रहती है, पर इनका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस चेंज होता रहता है, वो आगे देखेंगे कैसे शिफ्टिंग होती है विंड। और जहां पे ये मिलती है, ये एग्जैक्ट इक्वेटर पे नहीं मिलती है, ठीक है ना, जहां पे मान लो मिलती है ये, उसको क्या बोलते हैं हम, ITCZ। तो जहां पे ये देखो, एक चीज और वो कह रहा था कि यहाँ पे क्या लो प्रेशर है, ठीक है ना, तो विंड सारी क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे क्या है, ज्यादा विंड होती नहीं, यहाँ पे सरफेस पे क्या है, ज्यादा विंड नहीं है, सारी विंड हाई कर रही है, तो कंडीशन कैसी है, बहुत शांत है, काम है, तो उसको क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम्स। दूसरा क्या बताना चाह रहा था, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर हो जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है ना, हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ पे विंड भी कम रहती है थोड़ी, ठीक है। तो जब ये हाई प्रेशर रहेगा तो क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, काम हो जाती है। जब भी लो प्रेशर होता है तो विंड राइज करती है, रेनफॉल होता है, विंड चलती है। हाई प्रेशर क्या करता है, काम करता है कंडीशन को। तो जब यहाँ पे इस एरिया लेटीट्यूड पे जब अरेबियन ट्रेवलर्स हॉर्सेस को लेके जाते थे, ठीक है ना, तो उनका सी क्या होता था, बहुत शिप क्या होता था, बहुत स्लो चलता था, क्योंकि हाई प्रेशर कंडीशन होती थी, विंड्स इतनी होती नहीं थी। तो वो क्या करते थे उस टाइम पे, उस शिप्स अपने हॉर्सेस को करते पानी में बहा देते थे, ठीक है ना। उनको लगता था कि हमारे शिप के कारण हैवी हो रहा है, शिप हॉर्सेस के कारण, तो इसलिए उसको बहा देते थे। तो इसलिए उसको नाम क्या देते हैं, हॉर्स लैटिट्यूड भी दिया इसको, ठीक है। हालांकि वो रीजन नहीं था वेट का रीजन क्या था, हाई प्रेशर हो रहा था। और दूसरी चीज आपने क्या देखी, यहाँ पे जो एयर यहाँ पे राइज कर रही है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका साइक्लोनिक कंडीशन जनरेट होगी, इक्वेटर थोड़ा ऊपर, इक्वेटर पे नहीं। और जहां पे एयर क्या कर रही है, सिंक कर रही है, वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा, तो वहां पे कौन सी कंडीशन होगी, एंटी साइक्लोनिक, क्योंकि ठीक है, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, साइक्लोन में क्या होता है, लो प्रेशर होता है। ये आगे और देखेंगे, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझोगे। अब ये सब आपने देख लिया, साउथ ईस्ट ट्रेड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। जहां पे ये साउथ ईस्ट ट्रेड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड के साथ मिलेगी, डिपेंड करेगा सन की लोकेशन के ऊपर, कहां पे सन मीट कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको और दूसरा नाम क्या दिया है, थर्मल इक्वेटर। नॉर्मल इक्वेटर तो 0 डिग्री पे हमारा होता है जो है, लेकिन थर्मल इक्वेटर क्या होता है, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द शिफ्टिंग ऑफ द सन। जहां पे सन मीट होता है वहां पे होता है थर्मल इक्वेटर। और उसको एक और नाम क्या है, ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये हमने देख लिया था, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट, सब पोलर लो और पोलर हाई, ठीक है। कहाँ कहाँ होता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सब क्लियर है आपके लिए। और इनके बीच में जेट स्ट्रीम बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम बनेगा, यहाँ पे आपका पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो एक ही डायग्राम से बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट था इसमें क्लाइमेटोलॉजी में, जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमोस्फेयर। ये सारी बातें कहानी मैंने ITCZ आपको सारा समझा दिया इसमें। अब देखते हैं शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट के, वो क्या कहते हैं। पहले उससे पहले प्रेशर बेल्ट देख लेते हैं। अब प्रेशर बेल्ट आपको समझ में आएगी थी, ये कौन सी थी, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। इसको डोल्ड्रम से बोलते हैं, क्योंकि वर्टिकल विंड ज्यादा है, हॉरिजॉन्टल विंड है नहीं, बहुत काम कंडीशन है यहाँ पे, ठीक है। उसके ऊपर कौन सी विंड आ रही है आपकी, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। मैंने समझा दिया रीजन क्या था। उसके ऊपर बोलते हैं सब पोलर लो प्रेशर, उसके ऊपर है आपकी हाई प्रेशर पोलर, ठीक है। सब पोलर वो है आपकी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, या पोलर लिखना, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। विंड्स आपको बता गया, ये आएंगी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ये वेस्टर्लीज, और ये आपकी पोलर ईस्टर्लीज। इसमें क्लियर नहीं, उसमें क्लियर था, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर था, यहाँ हाई था, यहाँ लो था, यहाँ हाई था। हाई से लो की तरफ विंड मूव कर रही है, हाई से लो की तरफ, हाई से लो की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द कोरलिस फोर्स। ये डिफरेंट आपके वही प्रेशर बेल्ट्स हैं, इनका क्या सिग्निफिकेंस है ना। देखो, अगर आप बात करते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की, द सन शाइन्स ऑलमोस्ट वर्टिकल ऑन द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर, एज द result the air gets warm up and rises over the equatorial region and produce equatorial low pressure. This belt extend from 10 डिग्री, एक लैट्यूड 10 से लगभग 10 तक इक्वेटोरियल होती है आपकी यहाँ से, ठीक है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। 0 से लेकर 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, ये आपकी होगी इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, है ना। देयरफॉर दिस बेल्ट, उसके बाद क्या है, ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर इज एब्सेंट। ये मैं आपको बता रहा था
हीटिंग के कारण क्या होती है, वर्टिकल मूवमेंट होती है एयर की, ऊपर जाती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती लगभग, तो काम कंडीशन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं डोल्ड्रम्स। एंड ओनली कन्वेक्शन करंट्स आर देयर, देयरफॉर दिस इज बेल्ट इज नोन एज डोल्ड्रम, द जोन ऑफ काम ड्यू टू वर्चुअल एब्सेंस ऑफ सरफेस विंड्स। सरफेस विंड लगभग एब्सेंट होती है यहाँ पे। These are the regions of convergence because of the winds flowing from subtropical high pressure belt converge here. This belt is known as ITCZ. और यहीं पे क्या होता है आपका, winds from the northern hemisphere और southern hemisphere converge कर रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? It contributes to the development of ITCZ where the trade wind converge and result in the significant rainfall. तो जहां पे ITCZ जाता है तो वहां पे रेनफॉल हो जाती है, क्योंकि दोनों विंड्स कन्वर्ज कर रही है वहां पे, ठीक है। इसलिए मानसून में पढ़ाऊंगा तो ITCZ की मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा रेनफॉल, जैसे ITCZ मूव करेगा वैसे रेनफॉल मूव करती जाएगी। It plays a crucial role in the Earth's heat redistribution by initiating the headless cell circulation. तो जो वार्म ट्रॉपिक्स है उसके टेम्परेट की तरफ क्या जा रहा है, वार्म एयर भी जा रही है, तो हीट क्या, जो हेडलेस सेल बनी उससे क्या हो रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट भी हो रहा है। तो दो सिग्निफिकेंस होगी, रेनफॉल हो गया और हीट का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ऐसे ही सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उसका लैटिट्यूड बता रखा है कि 35 डिग्रीज एक्सटेंड करती है फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू अबाउट 35 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखो 23 डिग्री एंड हाफ से थोड़ा ऊपर ट्रॉपिक्स, तो 30 डिग्री से लेके अराउंड 35 डिग्री आपका क्या आ रहा है, ये देखना कितना आ रहा है, 30 टू 35 डिग्री आपका आ रहा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। तो एक लैटिट्यूड इनका देखना है, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन कैसी है, काम, मैंने आपको बताया था ऊपर से क्या हो रही है, एयर सिंक हो रही है, हाई प्रेशर का रेट हो रहा है, कंडीशन क्या है, काम है, फीबल है, ठीक है, इसलिए इसको ओस लैटिट्यूड कहते हैं। सब समझा दिया मैंने आपको। दीज आर द रीजन्स ऑफ डाइवर्जेंस। क्यों, अब आपको सारा समझ में आएगा, देखो, बिकॉज विंड्स फ्रॉम दीज एरियाज ब्लो टुवर्ड्स इक्वेटोरियल सब, इसको डाइवर्जेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था विंड्स यहाँ से राइज की है, यहाँ पे स्ट्राइक की, एक विंड इधर गया एक विंड इधर आ गया, तो दिस इज द एरिया ऑफ डाइवर्जेंस। आप पढ़ोगे तो सब समझ में आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। काम कंडीशन है, ठीक है। फिर उसके ऊपर सब पोलर लो प्रेशर, ये कहां से कहां तक होती है, 45 से 60 डिग्री की बेल्ट है ना, नॉर्थ और साउथ दोनों हेमिस्फीयर में। दे आर नोन एज नॉर्दर्न सब पोलर लो एंड सदर्न, नाम वही है उसका, ठीक है, विंड्स। द जोन ऑफ कन्वर्जेंस इज ऑल नोन एज पोलर। अब यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ऊपर से आपकी कोल्ड विंड आएगी, नीचे से वार्म विंड जाएगी, तो दोनों क्या होंगे, फ्रंट बनेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। दीज रीजन्स, नीचे आएगा सब पोलर लो, द जो winds coming from the subtropical and the polar high belts converge here to produce cyclonic storms or low pressure condition. This zone of convergence is known as polar front. Contributes to the development of polar front, a zone of weather system. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है, जो सब आपकी सब पोलर क्या है, कौन सी है, लो है सब पोलर, उसका सिग्निफिकेंस क्या है आपका, सॉरी हाँ सब पोलर होगा कि क्या होता है, ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन बनाते हैं, फ्रंट्स मिलते हैं ना दोनों पे, ये याद रखना। तो हर एक का बस एक एक सिग्निफिकेंस याद रख लो। इट इन्फ्लुएंस द प्रिवेलिंग विंड्स इन द मिडल लैटिट्यूड्स। लास्ट में आ गया पोलर हाई। इन द पोलर रीजन सन नेवर शाइन वर्टिकली, तो वहां पे हैवी हो जाती है विंड, ठंडी रहती है, तो वो नीचे से सिंक करेगी, ठीक है ना। द सन रेज ऑलवेज स्लांटिंग रिजल्टिंग इन द लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो रहता है पोलर एरियाज में। बिकॉज ऑफ द लो टेम्परेचर एयर कंप्रेस्ड एंड इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज एंड हेंस हाई प्रेशर इज फाउंड। देखो बार बार यही मैं आपको बता रहा हूँ, जहां जहां पे टेम्परेचर लो है, ठीक है, वहां पे क्या हो रहा है, एयर कंप्रेस कर रही है, और कंप्रेस एयर कर दो प्रेशर हाई हो गया, और हाई प्रेशर से फिर एयर मूव करती है लो की तरफ। और जहां जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर हाई है, तो एयर क्या करती है, एक्सपेंड करती है, प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। फिर वही आप बता रहे हैं कंसेप्ट। विंड्स फ्रॉम दीज बेल्ट्स ब्लो टुवर्ड्स द सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स, ऊपर से फिर नीचे की तरफ आती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा सीजनल शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर बेल्ट। वो एक जो डायग्राम किया था ना, उससे जो हमने सेल्स किया, बेल्ट्स किया, विंड्स किया, है ना, ITCZ किया, डोल्ड्रम्स किया, ऊपर की तरफ कूल हो रहा है, डाइवर्जेंस के जोन आ रहे हैं, हॉर्स लैटिट्यूड आ रहा है, उससे क्लियर हो रहा है। प्रेशर जहाँ पे राइज, लो प्रेशर इक्वेटर पे राइज कर रही है, ठीक है, हाई सिंक कर रही है हाई प्रेशर पे, काम कंडीशंस हो रही है, ये सारे कीवर्ड वहीं से जनरेट हो रहे हैं सारे, उनसे सारे। फिर विंड सरफेस पे कैसे मूव कर रही है, ठीक है, और अपर एटमोस्फेयर में कैसे कर रही है वो देखना पड़ेगा। हमने सारा देखा था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही थी, ईस्टर्ली, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली, फिर पोलर ईस्टर्ली, क्योंकि बेल्ट ऐसे क्रिएट होगी ना, और बेल्ट को शिफ्ट कराएंगे ऊपर नीचे विद द मूवमेंट ऑफ सन। उनसे फिर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है ना, जैसे मेडिटेरेनियन विंटर रेनफॉल होगी, वो सब देखेंगे। चलो चलो छोटा सा इसको देखते हैं एक बार। This system of pressure belt is generalized picture. In reality, the location of these pressure belt is not permanent. They shift northward in the July and southward in the January. ठीक है, following the changing position of the sun, direct sun rays as they migrate between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn.
The thermal equator, commonly known as the belt of highest temperature, also shifts northward and southwards of the equator. With the shifting of the thermal equator northward and southward, winter. देखो ये क्या कहना चाह रहा है, ये अर्थ है आपकी, ठीक है ना। अगले पेज पे लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं इसको। With the shifting of thermal equator northwards in the summer and southern southward in the winter, there is also slight shift in the pressure belts towards the north and south of their annual average. ये देखो, इसके थ्रू समझ में आएगा आपको। तीन कंडीशन है मेरे पास, इसको अच्छे से समझ लेना, नहीं आएगा मैं दोबारा बता दूंगा। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, और इसको अच्छे से कर लेंगे। ये देखो 0 डिग्री है, ठीक है, ये लैटिट्यूड है, ये 5 डिग्री नॉर्थ है, ये 5 डिग्री साउथ है आपका। ये कंडीशन ना, ये नॉर्मल है आपके, मान लो, ठीक है। तो आपका जो लो प्रेशर है, इक्वेटोरियल लो है, वो अभी यहाँ पे है नॉर्मली, ठीक है। जब क्या होएगा आपका विंटर सोलिस्टिस होगा, ठीक है। तो विंटर का मतलब, अब हमारे जो भी हम कंडीशन देख रहे हैं ना, वो नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देखेंगे। तो विंटर सोलिस्टिस का मतलब क्या है, सन हमारे पास नहीं है। सन कहां चला गया, ऑस्ट्रेलिया, सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सन कहां पे जा रहा है, नीचे की तरफ, यहाँ पे आ गया सन, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब सन यहाँ पे आ गया, विंटर सोलिस्टिस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो जो हमारा लो प्रेशर है वो भी नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि सारी बेल्ट सन के साथ नीचे शिफ्ट होंगी, ठीक है। तो ये वाली प्रेशर बेल्ट भी नीचे शिफ्ट होगी, इससे नीचे होगी ना सारी, ये नॉर्मल कंडीशन थी, तो सारी प्रेशर बेल्ट क्या हो रही है, नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही है। ऐसे ही फिर विंड भी शिफ्ट हो जाएंगे नीचे, ठीक है। अब देखो दूसरा, जो हाई प्रेशर, ठीक है। अब इधर देखो अगली कंडीशन क्या है, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन थी। अब सन क्या हो गया, समर सोलिस्टिस की बात कर रहे हैं, सन कहां जाएगा आपका, नदर्न हेमिस्फीयर, तो सन यहाँ पे आ गया। तो अब बेल्ट यहाँ पे नहीं है, अब बेल्ट यहाँ पे आ गई, थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी, तो सारी बेल्ट क्या होगी, थोड़ी थोड़ी ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। तो बेल्ट की मूवमेंट समझ में आ गई, ठीक है ना। अब देखो ये कैसे इंपैक्ट करेंगी आपके वर्ल्ड मैप के ऊपर। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो नॉर्मल कंडीशन है ना, उस टाइम पे आपकी ये देखो, इधर देखते हैं, इसमें मैप में दिखाते हैं। ये मैप देखो कोरोस्पोंडिंग इसका, थोड़ा देखना इसको। इसका जो सिग्निफिकेंस है ना शिफ्टिंग ऑफ बेल्ट का, उसका मेन सिग्निफिकेंस यही है कि मेडिटेरियन जो क्लाइमेट है 30 to 45 डिग्री, और जो मॉनसून क्लाइमेट है वो इन शिफ्टिंग ऑफ विंड्स के कारण ही होता है। अब देखो कैसे, जब आपका नॉर्मल कंडीशन थी या समर सोलिस्टिस था, तो समर सोलिस्टिस में क्या था, ये इक्वेटर है आपका, है ना। तो इक्वेटर, तो सन कहां पे, मान लो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो यहां से क्या होगी आपकी, एक यहाँ पे होगी, वो बेल्ट आपकी लो प्रेशर, लो वाली, और हाई प्रेशर वाली कहां पे आपकी, यहाँ पे है, ठीक है। तो जो ये मेडिटेरियन रीजन है, ये किसके इन्फ्लुएंस में, आपकी ईस्टर्ली, ईस्टर्ली, ठीक है। तो जो विंटर समर सोलिस्टिस है, तो उसके अंदर यानी कि समर के अंदर ये जो मेडिटेरियन रीजन है, ये किसके इन्फ्लुएंस में, आपके ईस्टर्ली विंड्स के अंदर। क्योंकि मैंने बताया था जहां पे 0 डिग्री है, मान लो यहाँ पे जो ITCZ है आपका, उससे कौन सी विंड ब्लो करती है, ईस्टर्ली, और ऊपर की तरफ जाएंगी वेस्टर्ली। यहाँ पे विंड शिफ्ट होगी ना ऊपर पेल्ट्स, और ऊपर से कौन सी आएंगी, पोलर ईस्टर्ली। तो इस जो समर सोलिस्टिस है, जब समर हो रही है नदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये जो रीजन है ये किसके इन्फ्लुएंस में, आपके ईस्टर्ली, जो कि ब्लो कर रही है लैंड से। तो ये कैसा एरिया है, ड्राई। तो यहाँ पे विंटर में, मतलब समर में कोई रेनफॉल नहीं है मेडिटेरियन रीजन के अंदर। अब सेकंड कंडीशन में क्या होएगा, सेकंड कंडीशन में होएगा आपका, ये जो है आपका लो, ये कहां शिफ्ट हो जाएगा, नीचे, क्योंकि सन अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ये नीचे शिफ्ट हो गया आपका। तो यहां से लेके यहां तक आपकी कौन सी आएंगी बेल्ट, ईस्टर्ली, ये ईस्टर्ली बेल्ट होगी। और यहां से ऊपर की तरफ कौन सी बेल्ट जाएंगी, आपकी वेस्टर्ली, ये वेस्टर्ली। तो जो मेडिटेरियन है रीजन, वो विंटर के टाइम पे किसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है, वेस्टर्लीज के। और वेस्टर्ली मॉइस्चर पिक कर रही है ओशन से, और यहाँ पे क्या कर रही है, बारिश।
बारिश पैसे होगी, रेनफॉल लिख दो चलो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, विंटर रेनफॉल, क्योंकि यहाँ पे विंटर आ गई ना, विंटर में सन नीचे चला गया, तो बेल्ट शिफ्ट होगी एक्चुअली। यहाँ पे आई आपकी ईस्टर्ली बेल्ट, फिर ये आपकी वेस्टर्ली, और फिर ऊपर आ जाएगी पोलर ईस्टर्ली, क्योंकि बेल्ट नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, पहले बेल्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट होती समर के अंदर। समझ में आ गया? एक बार और समझा दूं, किसी को भी नहीं आया बताओ मेरे को, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। तो इसीलिए मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है, विंटर में रेनफॉल होती है, बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ द बेल्ट्स। ये मैप खाली इसीलिए बना के लाया था कि मैप पे तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कहाँ पे रेनफॉल हो रही है, कहाँ पे, उसमें समझ नहीं आता डिग्री विग्री में, बस ये समझ में आता है कि हाँ भाई बेल्ट मूव कर रही है, हमें इतना ही जरूरी है ना। और मेडिटेरियन रीजन में क्या होता है फिर उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हो गया आज का। कल हम करेंगे अपना साइक्लोन्स वाला जो टॉपिक है ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, कल करेंगे। तो जो भी लर्निंग है लिखो, किसी को डाउट हो तो डाउट ले लूंगा मैं, ठीक है।